उस अभिमानी अमेरिकी नौसेना महिला अधिकारी ने खराब हो चुके लड़ाकू जेट के सामने उस गुमनाम इंडोनेशियाई तकनीशियन का मजाक उड़ाया। अगर तुम इसे ठीक कर सकते हो तो आज रात मैं तुम्हारी हूं। उसकी कुशल उंगलियों ने उस स्टील के दिल को फिर से जगाने से पहले, जो सबके हाथों में हार मान चुका था, उसकी आंखों में केवल अपमान भरा था। अंत में जब उसका घमंड उसकी असाधारण प्रतिभा के सामने टूट गया तो उसे उस रात का सामना करना पड़ा जहां उसे अपना वादा निभाना था। यदि आपको यह कहानी पढ़ने के बाद पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन ऑन करके अपना समर्थन दें। धन्यवाद। दुनिया उसे भूल चुकी थी। नहीं, दुनिया ने तो उसे कभी जाना ही नहीं था। विशाल नौसैनिक अड्डे के सबसे सुनसान कोने में, जहां अमेरिकी विमानवाहक पोतें टिकी हुई थीं, हैंगर 7 में, जो कबाड़ खाने जैसा था, वह एक भूत की तरह मौजूद था। विक्रम सिंह राठौड़, एक ऐसा नाम जिसे कभी भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो के इतिहास में सबसे युवा टीम कमांडर और एक किंवदंती कहा जाता था। लेकिन अब उसके नाम की चमक जंग लगे स्टील की तरह खो चुकी थी। वह केवल ठंडे रिंच और पेचकश के स्पर्श में धुंधला सा जीवित था। उसके दिन तेल की गंध से शुरू होते और लोहे के बुरादे में मिली आह के साथ समाप्त होते। जब भोर से पहले नमकीन समुद्री हवा उसके पुराने कंटेनर बैरक की दरारों से घुसती तो वह एक मशीन की तरह नींद से उठता। आईने में वह आदमी अजनबी लगता था। उसके छोटे बाल खुरदुरे थे और धूप से जली और तेल के दाग वाली त्वचा पर छोटे छोटे निशान एक नक्शे की तरह फैले हुए थे। खासकर उसकी बाईं भौं पर बना घाव हर बार बारिश होने पर दर्द करता, उस दिन की यादों को फिर से कुरेदता। उसके साथियों की चीखें, बारूद की गंध और सब कुछ निगल जाने वाली लाल धधकती आग। उस दिन से उसकी दुनिया बेरंग हो गई थी। अपनी काम की वर्दी में बदलने के बाद उसके हाथ, हालांकि एक कलाकार की तरह नाजुक थे, खुरदुरे भी लगते थे। उसकी मोटी उंगलियों के पोर और नाखूनों के नीचे जमी काली गंदगी उसके बिताए हुए समय की गवाही देती थी। हैंगर में उसके साथी उसे केवल एक शांत विदेशी तकनीशियन के रूप में जानते थे। कभी कभी वह अपनी पीठ पीछे फुसफुसाहट सुनता था। कहते थे कि वह भारतीय नौसेना का पूर्व सदस्य था। कहते थे कि उसे एक बड़ी गड़बड़ी करने के बाद बर्खास्त कर दिया गया और वह एक नागरिक कर्मचारी बन गया। उसने कभी कोई जवाब नहीं दिया। सच्चाई उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भारी और क्रूर थी, इसलिए उसके लिए गलतफहमी में रहना ही ज्यादा आरामदायक था। जिन विमानों को वह संभालता था वे ज्यादातर पुराने मॉडल थे जिन्हें रिटायर किया जाना था। युवा और प्रतिभाशाली मैकेनिक नवीनतम स्टील्थ लड़ाकू जेट को संभालते थे, जबकि उसे प्रशिक्षण या परिवहन विमान दिए जाते थे जो कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं थे। लेकिन उसने शिकायत नहीं की। वास्तव में जटिल तारों से जूझने और घिसे पिटे पुर्जों को नया जीवन देने की प्रक्रिया में वह एक पल के लिए अपने अतीत को भूल सकता था। उसकी उंगलियों पर मशीनें सिर्फ लोहे का ढेर नहीं थीं, वह इंजन के हल्के कंपन से समस्या का पता लगा सकता था और धातु से निकलने वाली छोटी आवाज से पुर्जों की उम्र का अनुमान लगा सकता था। उसकी मशीनों से संवाद करने की क्षमता अद्भुत थी, लेकिन किसी ने उसके मूल्य को नहीं पहचाना। वह सिर्फ एक शांत एशियाई था जो केवल पुराने विमानों को ठीक करने में माहिर था। दोपहर के भोजन के समय वह हैंगर के एक कोने में बैठकर ठंडा टिफिन खाता था। वह उन अमेरिकी सैनिकों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता था जो जोर जोर से मजाक करते हुए खाते थे। वह उनकी भाषा समझ सकता था, लेकिन उनकी हंसी और मजाक उसे किसी दूसरी दुनिया की कहानियों की तरह लगते थे। वह हमेशा अकेला रहता था, समुद्र की ओर पीठ करके, आसमान को नजरअंदाज करते हुए और केवल जमीन पर तेल के दागों को घूरता रहता था। वह दिन भी हमेशा की तरह ही होना चाहिए था। वह एक पुराने मॉडल के समुद्री गश्ती विमान के लैंडिंग गियर के हाइड्रोलिक सिस्टम की जांच कर रहा था। जब उसने अपने शरीर को संकरी जगह में डाला और तेल से सने हाथों से बोल्ट कस रहा था, तभी एक अजनबी आवाज उसके कानों में चुभी। सुनो, तुम भारतीय मैकेनिक वहां। उस महिला की आवाज तीखी, ऊंची, लेकिन उसमें एक अजीब अधिकार था। उसने सिर नहीं उठाया। यह उसके लिए कई आवाजों में से एक थी। इसे नजरअंदाज करना ही काफी था। तुमने सुना नहीं? हे, तेल की बदबू वाले आदमी। इस बार आवाज और करीब आ गई। ऊंची एड़ी के जूतों की नाराजगी भरी आवाज ठीक उसके सामने आकर रुकी। उसने अनिच्छा से कराहते हुए खुद को उठाया।
उसके सामने भारतीय वायुसेना की एक महिला अधिकारी सफेद वर्दी में खड़ी थी। उसके चमकीले सुनहरे बाल बड़े करीने से जूड़े में बंधे थे और वह विक्रम को एक त्रुटिहीन मुद्रा में देख रही थी। उसके नेमप्लेट पर कैप्टन अंजलि शर्मा लिखा था। यद्यपि वह युवा थी, उसकी नीली आंखें सदियों से जमी हुई बर्फीली चट्टान की तरह ठंडी और कठोर थीं। मैंने सुना है कि तुम इस इलाके के सबसे अच्छे तकनीशियन हो। उसकी आवाज में व्यंग्य था। उसकी नजर विक्रम की वर्दी पर लगे तेल के दागों और पसीने से चमकते माथे पर खुली तौर पर घूम रही थी। उसे एक अप्रिय एहसास हुआ, लेकिन उसने अपनी अभिव्यक्ति नहीं बदली। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, कैप्टन? उसकी आवाज एक लंबे समय से इस्तेमाल न की गई मशीन की तरह कर्कश थी। अंजलि ने अपनी ठुड्डी से हैंगर के सबसे गहरे हिस्से की ओर इशारा किया। वहां एक विशाल तिरपाल से ढका एक बड़ा विमान एक छाया की तरह दुबका हुआ था। एक मुसीबत जो महीनों से उस जगह पर कब्जा किए हुए थी। उस चीज को देखो। वह आगे बढ़ी और विक्रम ने अनिच्छा से अपना रिंच काम की मेज पर रखा और उसके पीछे हो लिया। जैसे ही अंजलि ने तिरपाल का एक कोना खींचा, घने अंधेरे से एक राक्षस प्रकट हुआ। एक अद्वितीय आकार का बमवर्षक विमान जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, एक वायुगतिकीय शरीर और पतले फैले हुए पंखों के साथ। उसका फीका काला पेंट ऐसा लग रहा था मानो आसपास की सारी रोशनी सोख रहा हो, जिससे वह गहरा और उदास लग रहा था। प्रोजेक्ट वज्र, अगली पीढ़ी का स्टील्थ रणनीतिक बम वर्षक का प्रोटोटाइप। इस बेस पर केवल एक ही है। उसकी आवाज में गर्व और गहरी झुंझलाहट दोनों थी। और यह चीज खराब है। इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बिना किसी स्पष्ट कारण के पूरी तरह से बंद हो गया है। मुख्य भूमि से आए बेहतरीन तकनीशियन भी हार मानकर घर चले गए हैं। दूसरे शब्दों में, यह सिर्फ लोहे का ढेर है। विक्रम बिना कुछ कहे विमान के पास गया। उसकी आंखों ने विमान की बाहरी त्वचा, इंजन नोजल से लेकर कॉकपिट की छतरी तक तेजी से स्कैन किया। वह महसूस कर सकता था कि यह कोई सामान्य खराबी नहीं थी। पूरे विमान में एक सूक्ष्म असंतुलन और गड़बड़ी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जीवित प्राणी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। लेकिन मैंने एक अजीब अफवाह सुनी है। कहते हैं कि इस पुराने हैंगर में एक भूत जैसी क्षमता वाला मैकेनिक छिपा है, एक महान तकनीशियन जो मरे हुए विमानों को फिर से जीवित कर सकता है। अंजलि उसकी ओर मुड़ी और व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराई। तो मैं एक प्रस्ताव देना चाहती हूँ। वह और करीब आई। उसके तेज परफ्यूम की गंध तेल की उबाऊ गंध के साथ मिलकर उसके सिर को चकरा रही थी। अगर तुम इस कबाड़ को फिर से उड़ाने लायक बना सकते हो, उसकी नीली आंखें उत्तेजक रूप से चमक उठीं, तो आज रात मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। कैसा लगा? तुम्हारे जैसे आदमी के लिए जो केवल पुराने विमानों के बोल्ट कसता है, यह एक आकर्षक प्रस्ताव नहीं है। यह काफी से ज्यादा भुगतान है। ये अपमानजनक शब्द थे। एक घटिया उकसावा जो एक महिला को वस्तु की तरह मानता था। कोई भी जो उसके अतीत को जानता था, ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करता। विक्रम की भौहें थोड़ी सी हिलीं। उसके अंदर सोई हुई कोई चीज हरकत में आई। ऐसा लगा जैसे राख में दबी एक छोटी सी चिंगारी भड़क उठी हो। उसने अपने गंदे हाथों को देखा। इन हाथों ने कभी लोगों को मारा था और अपने साथियों को बचाने में भी असफल रहे थे, और अब ये हाथ केवल तेल के दाग साफ करने के काम आते थे। उसने फिर से अपना सिर उठाया और वज्र को देखा। विशाल काला विमान ऐसा शांत था जैसे गहराई में सोई हुई एक विशाल व्हेल, लेकिन विक्रम उसे सुन सकता था। विमान की चीख, फिर से उड़ने की, एक हताश पुकार। शायद यह उसके अपने भीतर से गूंजने वाली आवाज थी। उसने अंजलि शर्मा की उत्तेजक नजरों का जवाब दिया। एक बहुत ही पतली, लगभग अदृश्य मुस्कान उसके होठों पर दिखाई दी। कई सालों में पहली बार उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक आने लगी थी। ठीक है कैप्टन, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। उसका समय जो राख और तेल की गंध के बीच रुक गया था, फिर से खड़खड़ाकर चलने लगा था। अंजलि शर्मा ने नहीं सोचा था कि वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेगा। उसे लगा था कि वह आदमी नाराज होगा या अपमानित महसूस कर चला जाएगा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया उम्मीद से परे थी। वह न तो नाराज था और न ही भ्रमित, बल्कि उसके भावहीन चेहरे के पीछे अंजलि ने उसकी गहरी आंखों में एक अजीब रुचि और आत्मविश्वास पढ़ा। मानो वह एक भूखा शिकारी हो जो उसके फेंके हुए चारे पर तुरंत झपट पड़ा हो, जैसे वह इसी का इंतजार कर रहा था। तुम्हें यकीन है कि तुम पछताओगे नहीं? अंजलि ने अपनी बाहें बांध लीं, अपनी संदिग्ध नजरें नहीं हटाईं। पछतावा हमेशा उन लोगों का हिस्सा होता है जो कार्रवाई नहीं करते।
विक्रम ने संक्षिप्त उत्तर दिया, फिर सीधे बम वर्षक के शरीर के पास चला गया। उसने ठंडे विमान के शरीर को बिना दस्ताने पहने नंगे हाथों से धीरे से सहलाया, जैसे किसी पुराने दोस्त को दुलार रहा हो या जैसे कोई डॉक्टर किसी गंभीर मरीज की जांच कर रहा हो। उसका स्पर्श सावधान और सूक्ष्म था। जहां भी उसके हाथ लगते, धूल की एक पतली लकीर बन जाती। उसने कॉकपिट के नीचे एक बाहरी एक्सेस पैनल खोला। जटिल तार और सर्किट बोर्ड दिखाई दिए। मुख्य भूमि से आए तकनीशियनों द्वारा छोड़े गए परीक्षण उपकरण अस्त व्यस्त पड़े थे। उसने उन पर एक नजर भी नहीं डाली और अपने पाचा पत्ती है इनकी ऐसा आर अस्ता पुराने टूल बॉक्स से एक छोटा सा परीक्षण उपकरण निकाला, जो ऐसा लगता था जैसे उसने खुद बनाया हो। तुम क्या करने वाले हो? नवीनतम निदान उपकरणों से भी कारण का पता नहीं चला। तुम इस तरह के कबाड़ से क्या कर सकते हो? अंजलि की आवाज में अभी भी अपमान का भाव था। विक्रम ने जवाब देने के बजाय सावधानी से अपने परीक्षण उपकरण की जांच को केंद्रीय नियंत्रण इकाई के एक टर्मिनल पर रखा। उपकरण के छोटे एलसीडी स्क्रीन पर अपरिचित संख्याएं और प्रतीक तेजी से चमकने लगे। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उस प्रवाह पर ध्यान केंद्रित किया। वह एक कंडक्टर की तरह लग रहा था जो एक जटिल संगीत स्कोर पढ़ रहा हो। कितना समय बीत गया? हैंगर के अंदर केवल विक्रम की धीमी सांसें और परीक्षण उपकरण से आने वाली हल्की मशीन की आवाज थी। अंजलि, जो शुरू में व्यंग्यात्मक थी, अनजाने में उसकी हर हरकत पर ध्यान देने लगी। वह आदमी अलग था। मशीनों के प्रति उसका रवैया किसी आम मैकेनिक जैसा नहीं था। एक गहरा संबंध महसूस हो रहा था, मानो वह मशीन की भाषा को समझने और उससे संवाद करने की कोशिश कर रहा हो। मिल गया। कुछ देर बाद विक्रम ने धीरे से कहा, क्या मिला? कोई त्रुटि कोड या भौतिक क्षति? अंजलि ने आग्रहपूर्वक पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विक्रम ने अपना परीक्षण उपकरण नीचे रखा और उसकी ओर मुड़ा। यह विमान बीमार है कैप्टन, एक बहुत गहरी जगह से बीमार है। मेरे पास मजाक के लिए समय नहीं है, विस्तार से बताओ। इस बम वर्षक का केंद्रीय नियंत्रण प्रणाली मानव मस्तिष्क की तरह है। अरबों इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मस्तिष्क की नसों की तरह आपस में जुड़े हुए हैं ताकि पूरे विमान को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन किसी ने बहुत ही चतुराई से एक तंत्रिका नेटवर्क को काट दिया है। यह कोई भौतिक वियोग नहीं है, बल्कि एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक बेहोशी की स्थिति है। सिस्टम खुद भी यह नहीं जानता कि वह क्षतिग्रस्त है और गहरी नींद में सो रहा है। उसका स्पष्टीकरण तकनीकी शब्दों के बजाय एक चिकित्सा सादृश्य के करीब था। अंजलि ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह एक ऐसी कहानी थी जो उसने किसी भी रिपोर्ट में नहीं सुनी थी। किसने और क्यों ऐसा किया, यह मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह का हमला बाहर से हैकिंग के माध्यम से संभव नहीं है। यह एक स्लीपर वायरस की तरह है जिसे डिजाइन या अंतिम असेंबली चरण के दौरान किसी अंदरूनी सूत्र द्वारा लगाया गया था। यह वायरस कुछ शर्तों के पूरा होने पर सक्रिय हो जाता है, जिससे पूरा विमान एक वनस्पति अवस्था में चला जाता है। विक्रम फिर से विमान की ओर मुड़ा। उसने अपने टूल बॉक्स से एक महीन सोल्डर और कुछ विशेष मिश्र धातु के तार निकाले। मुझे उपचार शुरू करना होगा। यह टूटी हुई नसों को फिर से जोड़ने का एक ऑपरेशन है। यह बहुत ही सटीक काम है, इसलिए कृपया मेरे बगल में थोड़ी भी आवाज न करें। उसका लहजा विनम्र था, लेकिन उसमें एक ऐसी दृढ़ता थी जो इनकार की अनुमति नहीं देती थी। अंजलि, हालांकि उसका स्वाभिमान आहत हुआ था, अनजाने में अपना मुंह बंद कर लिया और उसकी उंगलियों के सिरों को देखने लगी। उस पल से असली जादू शुरू हुआ। विक्रम के हाथ इतनी तेजी से चले कि वे लगभग अदृश्य थे। उसने सैकड़ों तारों में से कुछ सही तारों को चुना और एक बाल से भी पतले सर्किट पर बहुत ही महीन सोल्डरिंग शुरू कर दी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें बन गईं, लेकिन उसके हाथ जरा भी नहीं कांपे, मानो वह अपने ही शरीर के किसी हिस्से का ऑपरेशन कर रहा हो। वह पूरी तरह से विमान के साथ एक हो गया था। अंजलि ने अपनी सांस रोक ली। उसने कई जिंगिंग पायलट और तकनीशियन देखे थे, लेकिन उसने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था। वह मशीन की मरम्मत नहीं कर रहा था, वह उसे पुनर्जीवित कर रहा था, जैसे कोई जादूगर राख में मरती हुई जीवन की आग को फिर से जला रहा हो। उसकी हर हरकत में एक पवित्रता थी। यह काम कई घंटों तक चला। हैंगर के बाहर घना अंधेरा छा गया था। विक्रम ने अंतिम सर्किट को जोड़ा और एक गहरी सांस ली। उसने काम की रोशनी बंद कर दी और कॉकपिट की ओर चला गया। अब कॉकपिट में चढ़ो और मुख्य शक्ति चालू करो, कैप्टन। अंजलि ने हिचकिचाते हुए सीढ़ी चढ़ी और कॉकपिट में घुस गई। इंस्ट्रूमेंट पैनल और स्क्रीन ठंडे और बेजान थे।
उसने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ लाल कवर से ढके मुख्य पावर स्विच की ओर बढ़ाया। जिस संक्षिप्त क्षण में उसने कवर उठाया और स्विच दबाया, वह अनंत काल जैसा लगा। कुछ नहीं हुआ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, सन्नाटा। अंजलि के चेहरे पर निराशा छा गई। क्या यह सब व्यर्थ था? ठीक उसी समय जब वह कुछ व्यंग्यात्मक शब्द कहने वाली थी। बीप। एक छोटी सी भिन-भिनाहट के साथ कॉकपिट के कोने में एक आपातकालीन बत्ती धीमी सी जल उठी। वहां से शुरू होकर मरे हुए इंस्ट्रूमेंट पैनल एक एक करके फिर से जीवित होने लगे। हरी, नीली और लाल बत्तियों ने अंधेरे कॉकपिट को रहस्यमय तरीके से रंग दिया। स्क्रीन पर एक बूटिंग लोगो दिखाई दिया और जल्द ही जटिल उड़ान जानकारी पूरी तरह से प्रदर्शित हो गई। वो एक धीमी भिन-भिनाहट के साथ पूरा विमान धीरे धीरे कांपने लगा। इंजन को बिजली की आपूर्ति हुई और पंखों के फ्लैप प्रयोगात्मक रूप से हिले। यह दृश्य एक विशालकाय की तरह भव्य था, जो लंबी नींद से जागकर अपने शरीर को फैला रहा हो। अंजलि अपना मुंह अब बंद नहीं कर सकी। उसे अपनी आंखों के सामने जो हो रहा था उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वज्र, जिसे दर्जनों बेहतरीन विशेषज्ञों ने छोड़ दिया था, उस शांत एशियाई मैकेनिक के हाथों फिर से जीवित हो गया था। वह कॉकपिट से उतरी और विक्रम के सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा पसीने और तेल से भरा था, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। उसकी गहरी आंखें संतोष के साथ शांत रूप से जल रही थीं। तुम आखिर हो कौन? अंजलि की आवाज कांप रही थी। अपमान और मजाक गायब हो गए थे। उनकी जगह शुद्ध प्रशंसा और एक अकथनीय भय ने ले ली थी। विक्रम थोड़ा मुस्कुराया। यह पहली बार था जब अंजलि ने उसे मुस्कुराते हुए देखा था। मेरा हिस्सा पूरा हो गया है, कैप्टन। अब आपकी बारी है अपना वादा निभाने की। उसके शब्द सुनकर अंजलि का चेहरा लाल हो गया। उसने जो लापरवाह और अपमानजनक प्रस्ताव दिया था, वह एक बूमरैंग की तरह वापस आकर उसके सिर के पिछले हिस्से में लगा। लेकिन वह एक भारतीय वायुसेना की अधिकारी थी। उसे अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार होना था। इससे भी बढ़कर वह अपने सामने खड़े इस आदमी के बारे में और जानना चाहती थी। एक मजबूत आकर्षण जो सामान्य जिज्ञासा से परे था। ठीक है, मैं अपना वादा निभाऊंगी, अंजलि ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा। मेरे बैरक में चलो, यहीं पास में है। वह आगे बढ़ी और विक्रम चुपचाप उसके पीछे हो लिया। हैंगर के दरवाजे की दरार से आती चांदनी ने नवजात वज्र को चांदी की रोशनी से नहला दिया। विशाल स्टील के पंख अपनी भव्यता का प्रदर्शन कर रहे थे, मानो किसी भी समय आकाश में उड़ने के लिए तैयार हों। अंजलि शर्मा का बैरक बेस के अंदर अधिकारियों के क्षेत्र में स्थित एक साफ सुथरा अपार्टमेंट था। जब दरवाजा खुला तो तेल की गंध के बजाय नरम कॉफी की सुगंध और सूखी लिनेन की महक ने नाक का स्वागत किया। इंटीरियर बड़े करीने से और आराम से व्यवस्थित था। यह विश्वास करना मुश्किल था कि यह एक सैनिक का निवास था। दीवारों पर कुछ अमूर्त पेंटिंग लटकी हुई थीं और किताबों की अलमारी में न केवल सैन्य रणनीति की किताबें थीं, बल्कि क्लासिक साहित्य भी था। यह जगह दिखाती थी कि उसका आंतरिक मन भी उसकी बाहरी उपस्थिति की तरह ही व्यवस्थित था। वहीं खड़े रहो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे शरीर की बदबू घर में आए। अंजलि ने दरवाजे पर खड़े विक्रम पर झिड़की दी, फिर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वह कुछ तौलिए, एक साफ टी शर्ट और एक ढीली स्पोर्ट्स पैंट के साथ बाहर आई। पहले नहा लो, मेहमानों का बाथरूम उस तरफ है। उसने अपनी ठुड्डी से गलियारे के अंत की ओर इशारा किया। उसका लहजा अभी भी रूखा था, लेकिन उसमें पहले से एक अलग सूक्ष्म भावना थी। शायद यह शर्म, जिज्ञासा और शायद थोड़ी सी परवाह थी। विक्रम ने बिना कुछ कहे कपड़े लिए और बाथरूम की ओर चला गया। जब गर्म पानी उसके शरीर पर पड़ा तो दिन भर की थकान और तनाव जैसे धुल गए। आईने में प्रतिबिंबित उसका शरीर निशानों से भरा था। गोली के घाव, छुरा के घाव, छर्रों के निशान धब्बों की तरह बचे हुए थे, जो उसके अतीत की गवाही दे रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। पानी की आवाज के पीछे उसे अपने साथियों की जय जयकार सुनाई दे रही थी। उसने उस छाया को दूर भगाने के लिए जोर से अपना सिर हिलाया। अतीत मर चुका था। वह अब विक्रम सिंह राठौड़ नहीं था, सिर्फ एक गुमनाम मैकेनिक था। जब वह नहाकर निकला तो अंजलि ने लिविंग रूम की मेज पर 2 गिलास विस्की और कुछ स्नैक्स तैयार कर रखे थे। उसका इंतजार करते हुए वह भी नहा चुकी लगती थी। उसके गीले सुनहरे बाल एक तौलिए में लिपटे हुए थे और उसने आरामदायक घर के कपड़े पहने हुए थे। बिना मेकअप के उसका चेहरा छोटा लग रहा था,
लेकिन उसकी नीली आंखें अभी भी गहरी और ठंडी थीं। बैठो, उसने अपने सामने वाले सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा। जब विक्रम बैठा तो उसने विस्की का गिलास उसकी ओर धकेल दिया। धन्यवाद। उस वज्र के बारे में वह सचमुच अद्भुत था। अंत में उसने ईमानदारी से स्वीकार किया। बस एक काम था। विक्रम ने संक्षिप्त उत्तर दिया, अपना गिलास उठाया और विस्की का एक घूंट पिया। जलती हुई तरल उसके गले से नीचे उतर गई, उसके पेट को गर्म कर दिया। काम कहते हो? मैंने तुम्हारे जैसा कोई तकनीशियन नहीं देखा। तुम मशीनों से बात करते लगते हो। तुम उन्हें ऐसे संभालते हो जैसे वे जीवित प्राणी हों। अंजलि बात करते समय अपना गिलास घुमा रही थी। उसकी नजर लगातार उसके चेहरे पर थी। हर मशीन में एक आत्मा होती है, उसके डिजाइनर का दर्शन, उसके निर्माता का पसीना और उसका उपयोग करने वाले की इच्छा। यदि तुम इसे नहीं समझते हो तो तुम सिर्फ एक साधारण मरम्मत करने वाले बन जाओगे। तो तुम एक साधारण मरम्मत करने वाले नहीं हो, लेकिन मैं कोई महान व्यक्ति भी नहीं हूं। विक्रम ने अपने शब्दों को सीमित रखा। वह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। इस महिला के साथ शामिल होना खतरनाक था। उसका अतीत सिर्फ उसका अपना नहीं था। एक अजीब सी खामोशी उन पर छा गई। केवल व्हिस्की के गिलासों के टकराने की आवाज ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। अंजलि ने जैसे कुछ तय कर लिया हो, अपना मुंह खोला। वह वज्र सिर्फ एक बम वर्षक नहीं था। उसकी आवाज धीमी हो गई। वह मेरे पिता का अंतिम काम था। विक्रम की आंखें पहली बार थोड़ी चौड़ी हुईं। मेरे पिता डॉ. आलोक शर्मा उस विमान को डिजाइन करने वाले मुख्य इंजीनियर थे। उन्हें विमान डिजाइन के क्षेत्र में एक जीनियस कहा जाता था। वज्र उनकी उत्कृष्ट कृति थी जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था। पिता का सपना आकाश में एक भूत बनाना था जो मौजूदा सभी स्टील्थ तकनीक से परे हो। उसकी आवाज धीरे धीरे कांप रही थी। लेकिन जब परियोजना लगभग पूरी हो गई थी तो मेरे पिता की एक रहस्यमय दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मामले को प्रयोगशाला में एक साधारण गैस रिसाव दुर्घटना के रूप में बंद कर दिया गया। लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। मेरे पिता ऐसे व्यक्ति नहीं थे। वह हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता देते थे। अंजलि ने अपनी व्हिस्की एक ही घूंट में पी ली। और पिता की मृत्यु के ठीक बाद ऐसे संकेत मिले कि वज्र के कुछ मुख्य डिजाइन डेटा लीक हो गए हैं। सेना के आला अधिकारियों ने इसे दबा दिया। लेकिन मुझे पता है कि किसी ने मेरे पिता को मार डाला और उनकी तकनीक चुरा ली। और जिस स्लीपर वायरस का तुमने आज उल्लेख किया, वह निश्चित रूप से मेरे पिता को मारने वाले लोगों का काम है। वे नहीं चाहते कि यह प्रोटोटाइप सामान्य रूप से उड़े और इसका प्रदर्शन दुनिया को पता चले। उसकी कहानी चौंकाने वाली थी। यह सिर्फ एक विमान की खराबी नहीं थी, बल्कि हत्या और प्रौद्योगिकी चोरी से जुड़ी एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। विक्रम ने महसूस किया कि वह अनजाने में इस घटना में बहुत गहराई तक चला गया है। आप यह सब मुझे क्यों बता रही हैं? विक्रम ने सावधानी से पूछा। मुझे नहीं पता। अंजलि ने अपना सिर हिलाया। मुझे बस लगा कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूं। जब तुम वज्र को सहला रहे थे, तुम्हारी आंखों में मैंने अपने पिता जैसी ही चीज देखी। मशीनों के प्रति शुद्ध प्रेम और प्रशंसा। मुझे लगा कि जिसके पास वह है, वह बुरा आदमी नहीं हो सकता। वह खुद पर व्यंग्यात्मक रूप से हंसी। अजीब है ना, आज मिले एक आदमी को इतनी गहरी बात बताना। एक आदमी जिसे मैंने पहली बार एक घटिया प्रस्ताव से अपमानित किया था। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपना गिलास व्हिस्की से भरा और अंजलि के खाली गिलास में भी डाला। उसने उस महिला की आंखों में अपना अतीत देखा जो दुख और गुस्से से भरी थीं। वे बेरंग दिन जब उसने अपना सम्मान और अपने साथियों को खो दिया था और उसे बदला लेने की भावना के साथ जीना पड़ा था। पिता के सामान को सहेजते समय मुझे यह मिला। अंजलि उठी, अपने अध्ययन कक्ष में गई और धातु का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर वापस आई। यह एक लटकन जैसा लग रहा था जिस पर एक अद्वितीय पैटर्न उकेरा हुआ था। इसका आकार अजीब था, जैसे कई सिरों वाला सांप या कोई पौराणिक राक्षस। पिता की मृत्यु से कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे यह दिया और कहा, अगर कुछ हो जाए तो इस चीज के साथ छाया को खोजना। एक पहेली जैसे शब्द। अंत में पिता की मृत्यु हो गई और मुझे कभी पता नहीं चला कि इसका क्या मतलब है। उसने धातु का टुकड़ा मेज पर रख दिया। उसे देखते ही विक्रम का पूरा शरीर जम गया। उसका दिल जैसे पेट के तल में गिर गया हो। एक सदमे ने उसके दिमाग पर प्रहार किया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसकी बाईं भौं पर बना घाव बुरी तरह से धड़कने लगा। वह पैटर्न, वह उसे जानता था।
एक बुरे सपने का प्रतीक जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। वह गुप्त संगठन जिसने उसकी इकाई को नष्ट कर दिया था और उसके साथियों की जान ले ली थी। एकमात्र सुराग जो उन्होंने छोड़ा था वह यही पैटर्न था। लाशों के ढेर के बीच मिली गोलियों के खोल पर वही पैटर्न उकेरा हुआ था। काल चक्र, गहराई का समुद्री राक्षस जो सब कुछ निगल जाता है। एक विशाल और क्रूर संगठन जो चुपचाप अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उद्योग और भाड़े के सैनिकों के बाजार पर हावी था। विक्रम पिछले कई सालों से उनके निशान का पीछा कर रहा था, लेकिन एक गहरे समुद्री राक्षस की तरह उन्होंने कोई निशान नहीं छोड़ा। और अब उस बुरे सपने का प्रतीक उसकी आंखों के सामने था। अंजलि शर्मा के पिता और उसके साथी, दो त्रासदियां जो पूरी तरह से असंबंधित लगती थीं, अब एक ही नाम काल चक्र के तहत भयानक रूप से जुड़ी हुई थीं। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है। अंजलि ने उसके बदलाव को देखा और चिंतित होकर पूछा। विक्रम ने कांपते हाथों से धातु का टुकड़ा उठाया। उसका ठंडा स्पर्श जैसे उसकी आत्मा को जमा रहा हो। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और अंजलि को देखा। उसकी आंखें अब एक भावहीन मैकेनिक की आंखें नहीं थीं, गहराई से जलती हुई प्रतिशोध की आग कर असाधारण दर्द और क्रोध के साथ मिश्रित थी। कैप्टन, जिस व्यक्ति ने आपके पिता को मारा और जिस व्यक्ति ने मेरे साथियों को मारा, वे एक ही हैं। उसकी आवाज खुरदरी और नीची थी जैसे लोहे का घर्षण। अब छिपने का कोई कारण नहीं था। भाग्य ने उसका कॉलर पकड़ लिया था और उसे खून की गंध वाले युद्ध के मैदान के बीच में वापस घसीट लिया था। और इस बार वह अकेला नहीं था। विक्रम के कबूलनामे ने लिविंग रूम की हवा को जमा दिया। अंजलि एक पल के लिए उसके शब्दों को समझ नहीं पाई। जिसने तुम्हारे साथियों को मारा, वह अपने सामने वाले आदमी के अतीत के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। वह उसे सिर्फ एक महान मैकेनिक, एक अंधेरी छाया वाला विदेशी मानती थी। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे साथी? तुम आखिर हो कौन? उसकी आवाज भ्रम से कांप रही थी। विक्रम ने अपने हाथ में काल चक्र के प्रतीक को देखा। ठंडी धातु के स्पर्श ने उस दिन की यादों को स्पष्ट रूप से फिर से जीवित कर दिया। विस्फोट के साथ ढहती इमारत, गोलियों की बारिश के बीच गिरते उसके साथियों के चेहरे और उसकी अपनी लाचारी। उसने धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला। मेरा नाम विक्रम सिंह राठौड़ है। मैं भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो की एक एंटी टेरर टीम का कमांडर था। उसके मुंह से निकले शब्दों ने अंजलि को एक और झटका दिया। मार्कोस अमेरिकी नौसेना के नेवी सील्स के बराबर एक जिंगयिन विशेष बल और टीम कमांडर एक ऐसा पद था जो केवल सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ को दिया जाता था। उसके सामने का आदमी जो तेल के दागों से भरी काम की वर्दी पहने था और पुराने विमानों की मरम्मत करता था, का इतना भयानक अतीत था। कुछ साल पहले हम विदेश में एक गुप्त मिशन पर थे, एक अवैध हथियार तस्कर संगठन को खत्म करने का मिशन। लेकिन जानकारी झूठी थी। यह एक जाल था। जिस जगह पर हमने छापा मारा वह कोई साधारण तस्करों का अड्डा नहीं था। वे एक बहुत बड़ा और बहुत क्रूर संगठन थे। उसकी आवाज सपाट थी जैसे कोई पुरानी रिपोर्ट पढ़ रहा हो, लेकिन उस सपाटता के पीछे अंजलि को असाधारण पीड़ा महसूस हो रही थी। हम भारी गोलाबारी में घिर गए थे। मदद कट गई, संचार भी कट गया। हमने अंत तक लड़ाई लड़ी, लेकिन मेरी टीम के सभी सदस्य मेरे अलावा शहीद हो गए। केवल मैं ही बच पाया। उसकी भौंह पर बना घाव और भी गहरा लग रहा था। जब मैं उस अराजकता से बाहर निकलने में कामयाब हुआ तो मुझे दुश्मन की लाश पर यह मिला। उसने काल चक्र के प्रतीक की ओर इशारा किया। जांच से पता चला कि वे काल चक्र नामक एक गुप्त संगठन थे। लेकिन बस वहीं तक। सेना के आला अधिकारियों ने घटना को कम करने और दबाने की कोशिश की। वे राजनीतिक मुद्दों, राजनयिक घर्षण के बारे में चिंतित थे। अंत में मिशन की विफलता की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी गई और मुझे अपमानजनक रूप से बर्खास्त कर दिया गया। मुझे मेरे देश और मेरी सेना ने त्याग दिया। उसने सब कुछ खो दिया था, साथी, सम्मान, देश। जो बचा था वह केवल भयानक यादें और बदला था। उसने काल चक्र का पीछा किया, लेकिन विशाल संगठन का रूप कभी एक छाया की तरह पकड़ा नहीं गया। अंत में उसने हार मान ली और इस अमेरिकी सैन्य अड्डे में छिप गया जो दुनिया के अंत जैसा था। अतीत को भूलने के लिए, विक्रम सिंह राठौड़ का नाम मिटाने के लिए और एक गुमनाम मैकेनिक के रूप में जीने के लिए। अपनी कहानी खत्म करने के बाद विक्रम ने एक थके हुए आदमी की तरह गहरी सांस ली।
अपने दिल में लंबे समय से दबे घाव को उजागर करना एक दर्दनाक पीड़ा थी। अंजलि के पास शब्द नहीं थे। उसके पिता की मृत्यु की त्रासदी उस आदमी के सामने झेली गई भारी पीड़ा के सामने छोटी लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी मूर्ख थी। अपने ही दुख में फंसी उसने उसके घावों को नहीं देखा और इसके बजाय एक लापरवाह उकसावे को उछाला। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज धीरे धीरे कांप रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ऐसे घाव हैं। मैं सचमुच माफी चाहती हूं। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सब कुछ बीत चुका है। विक्रम ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी अतीत पर टिकी थीं। अंजलि अपनी जगह से उठी और उसके पास आई और सावधानी से, बहुत सावधानी से उसने उसका हाथ पकड़ा। उसका खुरदुरा हाथ तेल के दागों और गठानों से भरा था, लेकिन उसके अंदर एक गहरा दुख और गर्मी महसूस हो रही थी। नहीं, यह अतीत नहीं है। तुम और मैं, हमारे पास अब एक ही दुश्मन है। उसकी नीली आंखें दृढ़ता से चमक उठीं। काल चक्र। उन्होंने मेरे पिता को मारा और तुम्हारे साथियों को मार डाला। हम अब अकेले नहीं हैं। विक्रम ने उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखों में दया या सहानुभूति नहीं थी। यह एक गहरा बंधन और दृढ़ संकल्प था जो केवल उन लोगों के पास हो सकता है जो एक ही घाव साझा करते हैं। उसे लगा जैसे वह पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिला है जो उसकी पीड़ा को समझता है। उस रात उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन खामोशी में उन्होंने बहुत कुछ संवाद किया। उन्होंने एक दूसरे के घावों को देखा और एक दूसरे के गुस्से को समझा। जिस रात को अंजलि ने शुरू में एक घटिया उकसावे के साथ प्रस्तावित किया था, वह पूरी तरह से कुछ और में बदल गई थी। यह एक शारीरिक मिलन नहीं था, बल्कि दो घायल आत्माओं का मिलन था। अंजलि ने अपना हाथ छोड़ा और उसके गाल को सहलाया और धीरे से उसने उसकी भौंह पर बने घाव को चूमा। यह एक सांत्वना और एक शपथ थी, एक बिना शब्दों का वादा कि वह उसके दर्द को भी सहेगी। विक्रम ने उसकी कमर में हाथ डाला। उसका पतला शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। उसने महसूस किया कि वह उसके माध्यम से मानवीय भावनाओं को फिर से प्राप्त कर रहा है जो उसने खो दी थी। एक छोटी सी गर्मी, जैसे उसकी बेरंग दुनिया में रिस गई हो, जो प्रतिशोध से भरी थी। उन्होंने भोर का स्वागत सोफे पर झुककर किया। रात भर की बारिश रुक गई थी और पूर्वी आकाश हल्के नारंगी रंग से रंगने लगा था। एक लंबी और अंधेरी रात बीत चुकी थी और एक नई सुबह आने वाली थी। अब हमें क्या करना चाहिए? अंजलि ने उसकी छाती पर झुककर फुसफुसाया। पहले हमें दुश्मन को जानना होगा। काल चक्र किस तरह का संगठन है, इसका नेतृत्व कौन करता है और उनका अगला लक्ष्य क्या है? विक्रम की आवाज फिर से ठंडी हो गई, लेकिन यह अब खाली ठंड नहीं थी। यह एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ तेज की गई तलवार की तरह ठंडी थी। क्या तुम्हारे पिता की कोई और विरासत है, उस प्रतीक के अलावा कोई और सुराग जो मदद कर सकता है? अंजलि ने एक पल के लिए सोचा। एक एन्क्रिप्टेड डेटा चिप है। पिता ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले मुझे इसे सौंपा था। सेना की सर्वश्रेष्ठ कोड ब्रेकिंग टीम भी इसे नहीं खोल सकी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह सिर्फ अर्थहीन डेटा का एक क्रम है। विक्रम की आंखें चमक उठी। क्या मैं इसे देख सकता हूं? जरूर, मैं अभी लाती हूं। अंजलि उठी और अपने अध्ययन कक्ष की ओर चली गई। विक्रम ने खिड़की के बाहर उगते सूरज को देखा। अंधेरा पूरी तरह से नहीं गया था, लेकिन वह अब अंधेरे में अकेला नहीं था। उसके बगल में एक ही घाव वाली एक और आग जल रही थी। प्रोमेथियस की तरह जो मनुष्यों के लिए आग लाया था, मृत्यु के कगार से उठा वज्र अब उन्हें प्रतिशोध की एक चिंगारी दे रहा था, और वह चिंगारी जल्द ही एक विशाल आग बन जाएगी जो दुनिया को निगलने की कोशिश कर रहे विशाल राक्षस काल चक्र को भस्म कर देगी। समझौते की रात खत्म हो गई थी और फैसले का दिन शुरू हो गया था। अंजलि जो डेटा चिप लाई थी, वह नाखून के आकार की एक काली माइक्रोचिप थी। दिखने में यह एक सामान्य भंडारण उपकरण था जिसमें कुछ भी खास नहीं था। उसने अपना लैपटॉप लाया और चिप को जोड़ा। स्क्रीन पर केवल यादृच्छिक अक्षरों और संख्याओं की एक अर्थहीन व्यवस्था वाली एक टेक्स्ट फाइल दिखाई दी। बस यही है। सेना के क्रिप्टोग्राफरों ने ब्रूट फोर्स तरीकों से लेकर सभी ज्ञात डिक्रिप्शन एल्गोरिदम तक सब कुछ आजमाया, लेकिन असफल रहे। उन्होंने कहा कि यह एन्क्रिप्शन के बजाय खराब डेटा जैसा लगता है। अंजलि ने निराश आवाज में कहा। विक्रम ने ध्यान से स्क्रीन को देखा। वह कंप्यूटर विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन विशेष बलों में सीखे गए क्रिप्टोग्राफी और सूचना विश्लेषण के कौशल सामान्य विशेषज्ञ स्तर से परे थे।
उसने यादृच्छिक दिखने वाले वर्णों के क्रम में सूक्ष्म पैटर्न खोजना शुरू कर दिया। कुछ वर्णों की पुनरावृत्ति, आवृत्ति, संख्याओं की व्यवस्था में नियमितता और यहां तक कि रिक्ति की दूरी, उसके मस्तिष्क ने एक सुपर कंप्यूटर की तरह डेटा का तेजी से विश्लेषण और संयोजन किया। यह सामान्य एन्क्रिप्शन नहीं है, विक्रम ने काफी देर तक स्क्रीन को देखने के बाद कहा। एन्क्रिप्शन इस धारणा के साथ बनाया जाता है कि इसे तोड़ा जाएगा, लेकिन यह छिपाने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह डेटा के महासागर में एक छोटा सा द्वीप छिपाने जैसा है। उस द्वीप के निर्देशांक जाने बिना तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तो कोई रास्ता नहीं है? नहीं, हमें निर्देशांक खोजने के लिए एक कुंजी की जरूरत है। कैप्टन शर्मा के पिता ने निश्चित रूप से उस कुंजी को कहीं छोड़ा होगा, कुछ बहुत ही व्यक्तिगत जिसे केवल वह जानते थे। अंजलि ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसके पिता के साथ यादें इतनी अधिक और व्यापक थीं। उसने एक एक करके उन कहानियों को याद करना शुरू कर दिया जो उसके पिता ने उसे बचपन से सुनाई थीं, जो किताबें उन्होंने साथ पढ़ी थीं, जो संगीत वे अक्सर सुनते थे। पिता को पौराणिक कथाएं पसंद थीं, खासकर रामायण की कहानियां। वह अक्सर जटायु की कहानी सुनाते थे, वह वीर गरुड़ पक्षी जिसने देवी सीता को रावण के चंगुल से बचाने की कोशिश की थी। पिता कहते थे कि जटायु सिर्फ एक पक्षी नहीं था, बल्कि एक महान नायक था जिसने सच्चाई के लिए अपना बलिदान दिया। उसके शब्द सुनकर विक्रम की आंखें चमक उठीं। जटायु, क्या उस मिथक से संबंधित कोई संख्या या शब्द है, कोई ऐसा हिस्सा जिस पर तुम्हारे पिता ने विशेष रूप से जोर दिया हो? अंजलि ने जोर से सोचा और एक पल में उसके दिमाग में कुछ कौंधा। बलिदान। पिता हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि जटायु का बलिदान कुछ प्राचीन कथाओं में 3000 वर्षों तक चला, इससे पहले कि वह अंततः राम से मिले। 3000 साल और उस पक्षी का नाम जटायु। 3000 और जटायु। विक्रम ने तुरंत लैपटॉप के कीबोर्ड पर टाइप किया। उसने 3000 और जटायु से शब्दों के विभिन्न संयोजनों को डिक्रिप्शन प्रोग्राम के कीवर्ड कॉलम में डाला। कई बार असफल होने के बाद उसने जटायु 3000 संयोजन डाला और एंटर बटन दबाया और एक चमत्कार हुआ। स्क्रीन को भरने वाले अर्थहीन वर्णों का क्रम तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह नई फाइलें दिखाई देने लगीं, जैसे किसी विशाल बांध का जलद्वार खुल गया हो और छिपी हुई सच्चाई उबल पड़ी हो। फाइलें कई भागों में विभाजित थीं। अनुसंधान नोट्स, धन के प्रवाह को ट्रैक करने वाली एक्सेल फाइलें, गुप्त बैठकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग और दर्जनों लोगों की तस्वीरों और व्यक्तिगत जानकारी वाला एक फोल्डर। उन दोनों ने अपनी सांसें रोक लीं और एक एक करके फाइलें खोलना शुरू कर दिया। यह काल चक्र के असली रूप का एक भयानक रिकॉर्ड था। काल चक्र सिर्फ एक हथियार तस्कर आपराधिक संगठन नहीं था, यह एक विशाल छाया सरकार थी जो दुनिया भर की सैन्य कंपनियों, वित्तीय पूंजी और यहां तक कि कुछ देशों की खुफिया एजेंसियों के साथ मकड़ी के जाले की तरह जुड़ी हुई थी। वे संघर्ष क्षेत्रों में हथियार पहुंचाकर युद्ध भड़काते थे और इस प्रक्रिया में भारी मुनाफा कमाते थे। वे अपने हितों में बाधा डालने वाले राजनेताओं या व्यापारियों को बेरहमी से मार डालते थे। वे अदृश्य हाथ थे जो दुनिया को अपनी इच्छानुसार चलाते थे, तकनीक चुराकर, शेयर बाजार में हेरफेर करके और जनमत को भड़काकर। अंजलि के पिता डॉ. आलोक शर्मा ने वज्र परियोजना पर काम करते समय पाया कि परियोजना का कुछ धन काल चक्र में जा रहा था। उन्होंने जोखिम उठाया और चुपचाप उनके धन के प्रवाह को ट्रैक किया और इस प्रक्रिया में काल चक्र के प्रमुख लोगों और उनके आपराधिक कृत्यों के सबूत इकट्ठा किए। और काल चक्र, जो इस बात से अवगत हो गया था, ने उसे मार डाला। जिस मिशन में विक्रम की इकाई का सफाया हुआ था, वह भी काल चक्र की योजना का हिस्सा था। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी हथियार तस्कर संगठन से छुटकारा पाने के लिए विक्रम की इकाई का इस्तेमाल चारे के रूप में किया और साथ ही संघर्ष क्षेत्र में अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए मिशन की विफलता की जिम्मेदारी भारतीय सेना पर डाल दी। विक्रम और उसके साथी एक विशाल शतरंज की बिसात पर कुर्बान किए गए केवल मोहरे थे। फाइलों की जांच के दौरान वे दोनों अपने भीतर उबलते गुस्से को रोक नहीं सके। खासकर व्यक्तिगत जानकारी वाले फोल्डर में अप्रत्याशित चेहरे थे। सम्मानित व्यापारी, प्रभावशाली राजनेता और यहां तक कि अमेरिकी सेना में उच्च पदस्थ जनरल, समाज द्वारा सम्मानित और विश्वसनीय लोग अपने नकाब के पीछे एक शातिर राक्षस का हिस्सा थे। और इन सब के शीर्ष पर एक आदमी की तस्वीर थी, एलेक्सी वोल्कोव, रूस का एक व्यक्ति जिसे हथियार व्यापारी के रूप में जाना जाता था।
कागज पर वह एक कानूनी सैन्य कंपनी चलाने वाला एक व्यापारी था, लेकिन वह काल चक्र का नेता था। उस तस्वीर में वह अपने बड़े करीने से कंघी किए हुए चांदी के बालों और महंगे सूट में आराम से मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक सांप की तरह ठंडी और क्रूर नजर थी जो सब कुछ भेद सकती थी। यह आदमी, विक्रम ने फुसफुसाया। उसे एलेक्सी वोल्कोव का नाम याद आया। बहुत संभावना थी कि वही वह आवाज का मालिक था जिसने उस दिन रेडियो पर आदेश दिए थे जिस दिन उसकी इकाई का सफाया हुआ था। हमें इन सबूतों को दुनिया के सामने लाना होगा, अंजलि ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। नहीं, इसका कोई फायदा नहीं होगा, विक्रम ने अपना सिर हिलाया। काल चक्र ने निश्चित रूप से मीडिया और न्यायपालिका में अपने हाथ बहुत गहरे जमा रखे होंगे। जैसे ही हम इन सबूतों को उजागर करेंगे, हमें झूठी सूचना फैलाने वाले आतंकवादी करार दिया जाएगा और सबूतों को मनगढ़ंत बताकर बदनाम कर दिया जाएगा, और हम काल चक्र के हथियारों द्वारा पीछा किए जाने वाले भगोड़े बन जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हम सिर्फ चुपचाप नहीं देख सकते। सांप को पकड़ने के लिए हमें उसके सिर पर मारना होगा। एलेक्सी वोल्कोव, हमें सीधे उसे निशाना बनाना होगा। विक्रम की आंखें ठंडी चमक उठीं, लेकिन हम उसके पास कैसे पहुंचेंगे? वह निश्चित रूप से एक भूत की तरह होगा। हर इंसान गलती करता है। एक भूत, चाहे कितना भी पूर्ण हो, कभी कभी अपनी छाया दिखाएगा। विक्रम ने एलेक्सी वोल्कोव की व्यक्तिगत जानकारी, आदतों और गतिविधियों के बारे में सुराग खोजने के लिए डेटा फाइल में फिर से खोजना शुरू कर दिया, और अंत में उसे एक छोटा सा सुराग मिला। डॉ. आलोक शर्मा का अंतिम शोध नोट। वहां वज्र की स्टील्थ तकनीक के विश्लेषण के अलावा एलेक्सी वोल्कोव के बारे में एक व्यक्तिगत मेमो था। वह एक चरम आत्ममुग्ध है। हर साल अपने जन्मदिन पर वह अपने निजी द्वीप पर एक गुप्त पार्टी आयोजित करता है, जिसे वह दुनिया में सबसे सुरक्षित मानता है। वहां कालचक्र के सभी प्रमुख लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे जजियुस देवताओं के सिंहासन पर चढ़कर माउंट ओलिम्प पर भोज का आयोजन करता है। उस नोट में उस द्वीप के स्थान का संकेत देने वाले अस्पष्ट निर्देशांक भी लिखे हुए थे। मिल गया। विक्रम के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। वह जगह जहां हमें जाना है, लक्ष्य निर्धारित हो गया था। उन्हें उस जगह पर घुसपैठ करनी थी जहां गहरे समुद्र का राक्षस काल चक्र पार्टी करने के लिए जमीन पर आता है और उस राक्षस के दिल में खंजर घोंपना है। यह एक लगभग असंभव, आत्महत्या के करीब मिशन था, लेकिन उन दोनों की आंखों में कोई डर नहीं था। उनके पास खोने के लिए और कुछ नहीं था। जो बचा था वह केवल सम्मान था जिसे वापस जीतना था, और एक कर्ज था जिसे चुकाना था। छाया के खिलाफ युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था। एलेक्सी वोल्कोव की गुप्त पार्टी में घुसपैठ करना केवल उन दोनों की ताकत से संभव नहीं था। पूरे द्वीप को घेरे हुए उन्नत सुरक्षा प्रणाली, काल चक्र के जिंग भाड़े के सैनिक और उपस्थित विश्व स्तरीय मेहमानों की पहचान, सत्यापन प्रक्रिया पार करने के लिए बहुत सारी बाधाएं थीं। विक्रम को अंतिम पहेली का टुकड़ा याद आया जिसकी उसे जरूरत थी। रोहन घोस्ट वर्मा, उसकी इकाई का पूर्व सदस्य, एक बेहतरीन संचार और सूचना युद्ध विशेषज्ञ। सेना में रहते हुए रोहन को घोस्ट भूत उपनाम दिया गया था। वह दुनिया के सभी कंप्यूटर नेटवर्कों में ऐसे घुस सकता और निकल सकता था जैसे वह उसका अपना आंगन हो, और कोई भी पासवर्ड उसके सामने टिक नहीं सकता था। यदि विक्रम युद्ध के मैदान में दुश्मन के दिल में छुरा घोंपने वाली तलवार था, तो रोहन वह ढाल और कंपास था जो रास्ता खोलता और उस तलवार के लिए आंख और कान बनता था। हालांकि उस दिन की त्रासदी के बाद रोहन की खबर कट गई। विक्रम की तरह ही केवल ऐसी अफवाहें थीं कि वह बच गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कहां और कैसे जी रहा है। सैन्य रिकॉर्ड में उसे मृत घोषित कर दिया गया था। उसने निश्चित रूप से खुद को दुनिया से मिटा दिया होगा और एक भूत की तरह छिपकर जी रहा होगा। हमें उसे ढूंढना होगा। विक्रम ने अंजलि को रोहन वर्मा के बारे में बताया। अगर वह हमारे साथ हो तो हम द्वीप के सुरक्षा नेटवर्क को पंगु बना सकते हैं और घुसपैठ का रास्ता खोल सकते हैं। उसके बिना यह मिशन शुरू भी नहीं हो सकता। लेकिन हम उसे कैसे ढूंढेंगे? कोई जो मृत घोषित कर दिया गया हो। उसने एक निशान छोड़ा है, एक आपातकालीन संपर्क नेटवर्क जिसे केवल हम दोनों जानते हैं। एक बहुत ही पुराना तरीका जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता। विक्रम ने अपना पुराना लैपटॉप चालू किया और एक टेक्स्ट आधारित ऑनलाइन चैट सिस्टम में लॉग इन किया, जो पुराने जमाने का अवशेष जैसा था।
वह एक विशेष चैनल में गया और एक बहुत ही सरल संदेश छोड़ा। तूफान आ रहा है, लाइट हाउस की जरूरत है। यह एक कोड था जो उन्होंने अतीत में आपातकालीन स्थितियों के लिए बनाया था। तूफान का मतलब एक खतरनाक मिशन था और लाइट हाउस का मतलब मदद की जरूरत थी। अब बस इंतजार करना बाकी था, उम्मीद करना कि रोहन अभी भी जीवित है और इस संदेश को देखेगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बिना किसी जवाब के बीत गए। अंजलि चिंतित हो रही थी, लेकिन विक्रम ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। उसे रोहन पर विश्वास था। उसे यकीन था कि रोहन भी कहीं अपनी तलवार तेज कर रहा होगा, बदले का सपना देख रहा होगा। और चौथे दिन भोर में अंत में स्क्रीन पर एक संक्षिप्त जवाब दिखाई दिया। लाइट हाउस बुझ गया है, निर्देशांक भेजो। संदेश ठंडा और सपाट था, लेकिन विक्रम उसके भीतर का अर्थ पढ़ सकता था। वह अभी भी जीवित था और वह मिलना चाहता था। विक्रम ने तुरंत बेस से दूर एक सुनसान समुद्र तट के निर्देशांक भेजे। वादे के दिन विक्रम अंजलि के साथ एक पुराने पिकअप ट्रक में बैठक स्थल की ओर गया। यह एक अकेला खड़ा जीर्ण शीर्ण लाइट हाउस वाला एक सुनसान समुद्र तट था। जब वे कार से उतरे तो एक आदमी धीरे धीरे लाइट हाउस की छाया से बाहर निकला। वह आदमी विक्रम से थोड़ा छोटा था, लेकिन उसका शरीर गठीला था। उसने एक हुडी पहनी हुई थी जो उसका चेहरा ढके हुए थी, लेकिन उसके चलने के तरीके और आभा से कुछ असामान्य महसूस हो रहा था। वह आदमी विक्रम के सामने रुका और अपनी हुडी उतारी। वह रोहन था, लेकिन विक्रम को याद आने वाला हंसमुख और मजाकिया युवक गायब हो गया था। उसका चेहरा दुख और सतर्कता से तेज हो गया था और उसकी आंखें गहरे अविश्वास से भरी थीं। उसके बाएं गाल पर एक भयानक जलने का निशान था। बहुत दिनों बाद मिले, कमांडर। रोहन की आवाज धातु के घर्षण की तरह खुरदरी थी। तुम अभी भी जीवित हो, रोहन? विक्रम की आवाज थोड़ी कांप गई। एक साथी के साथ पुनर्मिलन जिसे वह मरा हुआ समझता था, लेकिन खुशी के बजाय भारी दुख और अपराध बोध ने उसकी छाती पर दबाव डाला। रोहन की नजर अंजलि पर गई, जो विक्रम के बगल में खड़ी थी। उसकी आंखों में सतर्कता और भी तेज हो गई। यह महिला कौन है? एक अमेरिकी। तो अब तुम उनके लिए काम करते हो। गलत मत समझो, वह एक ही उद्देश्य वाली साथी है। विक्रम ने अंजलि और काल चक्र के बारे में संक्षेप में बताया। रोहन ने बिना कुछ कहे हाथ बांधकर बस सुना। उसके भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया। तो अब तुम क्या चाहते हो? बदला? हमारी हालत देखो, हम सेना द्वारा फेंके गए भगोड़े हैं, काल चक्र। वे अब एक देश की तरह हैं। यह पत्थर से अंडे को लड़ाने जैसा है। उसकी आवाज में गहरी निंदकता और निराशा भरी थी। उसने उस दिन की त्रासदी के बाद सारी उम्मीद खो दी लगती थी। अकेले शायद असंभव है, लेकिन साथ में कहानी अलग हो सकती है। विक्रम ने रोहन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी क्षमता की जरूरत है, रोहन। हमें एलेक्सी वोल्कोव द्वारा आयोजित पार्टी में घुसपैठ करनी है। केवल तुम ही उस द्वीप की सुरक्षा प्रणाली को भेज सकते हो। रोहन निंदनीय रूप से हंसा। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? तुम उस दिन हमें नहीं बचा सके, कमांडर। तुम्हारे गलत निर्णय के कारण सब मर गए। मैं भी ऐसा हो गया। उसने अपनी उंगली से अपने गाल पर बने घाव की ओर इशारा किया। उसके शब्द विक्रम के दिल में एक चाकू की तरह चुभ गए। विक्रम अपना बचाव नहीं कर सका। वह सब सच था। माफ कर दो, विक्रम ने बड़ी मुश्किल से कहा। उस दिन की सारी जिम्मेदारी मेरी थी। मैं उस कर्ज को जीवन भर उठाऊंगा, लेकिन जो साथी शहीद हो गए हैं, उनके लिए मैं इसे ऐसे ही खत्म नहीं होने दे सकता। मैं उन्हें हंसते हुए जीते नहीं देख सकता। विक्रम की सच्ची माफी और गुस्से की चीख ने रोहन की नजर को हिला दिया। उसने भी उस दिन के बदले को एक पल के लिए भी नहीं भुलाया था। एक सच्ची माफी। बस वह इस निराशा में फंस गया था कि वह अकेले कुछ नहीं कर सकता। उस समय अंजलि, जो तब से चुप थी, आगे बढ़ी। रोहन वर्मा, है ना? मैं कैप्टन अंजलि शर्मा हूं। मेरे पिता को काल चक्र ने मार डाला था। विक्रम की तरह मैं भी उनसे बदला लेने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगी। हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। उसकी दृढ़ और सच्ची आवाज ने रोहन के दिल को छू लिया। उसने उन दोनों को बारी बारी से लंबे समय तक देखा। एक घायल भेड़िए जैसा आदमी और एक मजबूत महिला, जिसने अपने पिता को खोने के दुख को गुस्से में बदल दिया था। उनकी आंखों में उसने अपने जैसी ही आग देखी। रोहन ने एक लंबी सांस ली। धिक्कार है, वैसे भी मैं इस तरह छिपकर जीते जीते तंग आ गया हूं। उसने अपना सिर उठाया और विक्रम को देखा।
उसकी आंखों में उसके अतीत की बुद्धिमत्ता लौट आई। ठीक है, मैं साथ हूं, नरक में भी मैं साथ चलूंगा। उसकी सहमति ने विक्रम के चेहरे पर अंततः थोड़ी राहत ला दी। लेकिन एक शर्त है, इस मिशन की कमान मैं संभालूंगा। संचार, सूचना और हैकिंग से संबंधित सभी अधिकार मेरे पास होंगे। कमांडर मेरे निर्देशों के अनुसार मैदान में काम करेंगे। मैं उस दिन जैसी गलती दोहराना नहीं चाहता। उसकी शर्त दृढ़ थी। यह विक्रम के प्रति अविश्वास था, जो अतीत में उसका नेता था, साथ ही अपनी क्षमता को साबित करने की इच्छा भी थी। विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। ठीक है, करो। अतीत में नेता और अधीनस्थ का संबंध अब महत्वपूर्ण नहीं था। वे अब एक ही उद्देश्य वाले साथी थे, जो काल चक्र नामक एक बड़े दुश्मन का सामना कर रहे थे। अंत में बदले के लिए अंतिम टुकड़ा पूरा हो गया था। विक्रम सिंह राठौड़, स्टील जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला सैनिक, अंजलि शर्मा, प्रतिशोध की आग में जलती हुई अधिकारी, और रोहन घोस्ट वर्मा, सब कुछ भेदने वाला भूत। उन तीनों ने जीर्ण शीर्ण लाइट हाउस के नीचे अतीत के भूतों को दरकिनार कर और भविष्य की ओर एक खतरनाक पहले कदम के लिए मजबूती से हाथ मिलाया। समुद्र जैसे उनकी दृढ़ इच्छा को जानता हो, भयंकर लहरों के साथ चिल्लाया। रोहन के शामिल होने से बदले की योजना तेजी से आगे बढ़ी। वे रोहन द्वारा तैयार किए गए एक ठिकाने में चले गए। बाहर से यह एक पुरानी कार की मरम्मत की दुकान जैसा दिखता था, लेकिन इसके नीचे एक गुप्त बंकर था जो उन्नत उपकरणों से भरा हुआ था। रोहन ने पिछले कुछ साल यहीं बिताए थे, काल चक्र के निशान को ट्रैक करते हुए और अकेले युद्ध की तैयारी करते हुए। बंकर के बीच में एक विशाल टच स्क्रीन टेबल थी। रोहन ने डॉ शर्मा की चिप से डेटा को अपनी एकत्र की गई जानकारी के साथ जोड़ा, फिर स्क्रीन पर लक्ष्य के स्थान का एक त्रि-आयामी नक्शा प्रदर्शित किया। द्वीप का नाम है मृत्यु का आंसू, एक स्थानीय किंवदंती से लिया गया नाम। इसके रोमांटिक नाम के विपरीत इसे दुनिया का सबसे खराब किला समझो। रोहन ने नक्शे पर अपनी उंगली फिराते हुए समझाना शुरू किया। उसकी आंखें एक तेज विश्लेषक की आंखों में बदल गई थीं। यह द्वीप 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित है। बाहरी घाट और पहरा क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र जहां पार्टी आयोजित की जाती है, और नियंत्रण केंद्र और सर्वर रूम जो हवेली के नीचे स्थित है। हमारा अंतिम लक्ष्य वह भूमिगत सर्वर रूम है। उसने द्वीप की रक्षा प्रणाली को दिखाने के लिए नक्शे को बड़ा किया। स्क्रीन पर लाल रेखाएं घनी रूप से दिखाई दी। पहला द्वार तटरक्षक है। द्वीप के चारों ओर 5 किमी के दायरे में पानी के नीचे सोनार और गति संवेदक एक मकड़ी के जाले की तरह लगे हुए हैं। पनडुब्बी से या तैरकर पास आना आत्महत्या है। एकमात्र पहुंच मार्ग आधिकारिक आमंत्रित मेहमानों द्वारा उपयोग किया जाने वाला घाट है। समस्या करता चाह रहे कि आत्महत्या है कि समस्या कर दो पर आत्महत्या है, तो हमें पहचान छिपाने की जरूरत है, विक्रम ने कहा। बेशक, मैंने पार्टी की मेहमान सूची को हैक कर लिया है और कुछ ऐसे लोगों को चुना है जिनकी उपस्थिति अनिश्चित है। हम प्रवेश करने के लिए उनकी पहचान चुराएंगे। चेहरे की पहचान प्रणाली को पार करने के लिए हमें उनके चेहरे के डेटा के आधार पर बने विशेष मुखौटों की जरूरत होगी। यह मैं तैयार कर सकता हूं। रोहन ने फिर द्वीप के अंदर की सुरक्षा प्रणाली के बारे में बताया। द्वीप के अंदर और भी ज्यादा परेशानी है। हर जगह उच्च प्रदर्शन वाले सीसीटीवी लगे हुए हैं और फर्श और दीवारों में इंफ्रारेड सेंसर और दबाव सेंसर लगे हुए हैं। पहरेदार सभी काल चक्र के जिंग भाड़े के सैनिक हैं, लेकिन असली समस्या कहीं और है। उसने केंद्रीय हवेली की ओर इशारा किया। यह पूरी हवेली त्रिदेव नामक एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली द्वारा नियंत्रित है। यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रक्षा प्रणाली है जो खतरों का पता लगाती है, मूल्यांकन करती है और प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल को स्वतंत्र रूप से निष्पादित करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी विशेष क्षेत्र में गोली चलने की आवाज का पता चलता है, तो सिस्टम तुरंत उस क्षेत्र के सभी दरवाजों को बंद कर देगा और रक्षा ड्रोन लॉन्च करेगा। अगर हम लापरवाही से आगे बढ़ते हैं तो हम एक जाल में फंसे चूहे बन जाएंगे। स्थिति कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर थी। अभेद्य किला शब्द भी अपर्याप्त था। अंजलि का चेहरा कठोर हो गया। तो हम उस प्रणाली को कैसे भेदेंगे? भेदना नहीं, बल्कि उसे धोखा देना है। रोहन के होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आई। त्रिदेव एक लगभग पूर्ण प्रणाली है, लेकिन इसमें एक कमजोरी है। यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। यह पूर्व निर्धारित प्रोटोकॉल और डेटा के आधार पर चलता है। मैं सिस्टम को भ्रमित करने के लिए लगातार त्रिदेव को झूठा डेटा दूंगा।
उदाहरण के लिए हवेली के पूर्व से झूठे गोलीबारी के संकेत भेजना ताकि पहरेदारों की टुकड़ियों को वहां केंद्रित किया जा सके, जबकि हम पश्चिम से घुसपैठ करें। एक तरह का डिजिटल स्मोक स्क्रीन ऑपरेशन। उस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए मैदान में टीम के साथ घनिष्ठ संचार बहुत महत्वपूर्ण है। विक्रम ने मुख्य बिंदु को पकड़ा। बिल्कुल, इसलिए हमें विशेष संचार उपकरणों की जरूरत है। कालचक्र सभी वाणिज्यिक संचार नेटवर्कों को ब्लॉक करता है और अपने स्वयं के एन्क्रिप्टेड संचार नेटवर्क का उपयोग करता है। मैं उस नेटवर्क में घुसपैठ करूंगा और अपना खुद का गुप्त चैनल बनाऊंगा। कमांडर और अंजलि को नेविगेशन और निर्देश प्राप्त करने के लिए ईयरपीस पहनने होंगे। ऑपरेशन की समग्र तस्वीर बनने लगी। रोहन बाहर से एक डिजिटल युद्ध छेड़कर रास्ता खोलेगा, जबकि विक्रम और अंजलि मैदान में भौतिक मिशन को अंजाम देंगे। हमारे 2 लक्ष्य हैं। रोहन ने स्क्रीन पर 2 बिंदुओं को चिह्नित किया। पहला लक्ष्य भूमिगत सर्वर रूम है। वहां मूल डेटा है जिसमें काल चक्र के सभी अपराधों के सबूत हैं। डॉ शर्मा ने जो छोड़ा था वह केवल हिमशैल का सिरा था। हम उस पूरे डेटा को कॉपी करेंगे और इसे दुनिया भर के प्रमुख मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय न्याय संस्थानों को वास्तविक समय में भेजेंगे। हम काल चक्र का असली रूप पूरी दुनिया के सामने उजागर करेंगे तो द्वीप में अफरा तफरी मच जाएगी। ठीक उसी समय दूसरा लक्ष्य पूरा करने का समय होगा। जब डेटा भेजा जाएगा तो एलेक्सी वोल्कोव सर्वर रूम को नष्ट करने और भागने की कोशिश करेगा। अनुमानित भागने का मार्ग हवेली के पीछे एक गुप्त हेलीपैड है। कमांडर और अंजलि, डेटा भेजने के बाद वोल्कोव को रोकने के लिए तुरंत वहां जाना होगा। यह सारी योजनाएं सूक्ष्म और विस्तृत थीं, लेकिन अगर एक भी चर घटित होता तो सब कुछ रस्सी पर चलने जैसा व्यर्थ हो सकता था। उपकरणों के बारे में क्या? हमें घुसपैठ के लिए हथियार और उपकरण चाहिए, अंजलि ने पूछा। वह मैं तैयार करूंगा, विक्रम ने कहा। सेना से बाहर निकलते समय मैंने कुछ सामान एहतियात के तौर पर रखे थे। मैं एक ऐसे संपर्क को भी जानता हूं जो गैर आधिकारिक चैनलों के माध्यम से आवश्यक उपकरण प्रदान कर सकता है। उसकी नजर फिर से एक ठंडे विशेष बल के कमांडर की नजर बन गई। अब प्रत्येक की भूमिका निर्धारित हो गई थी। रोहन हैकिंग और सूचना समर्थन के लिए, विक्रम हथियार और युद्ध के लिए, अंजलि भेष बदलने, घुसपैठ और आंतरिक ध्यान भटकाने के लिए। वे तीनों अपने अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ थे। उस दिन से कई दिनों तक वे बंकर में जागते रहे, ऑपरेशन का अनुकरण करते रहे और विस्तृत योजनाओं को परिपूर्ण करते रहे। रोहन ने नकली आईडी और विशेष मुखौटे बनाना शुरू किया, जबकि विक्रम ने चुपचाप हथियार और उपकरण प्राप्त किए। अंजलि ने पार्टी में शामिल होने वाले लोगों के व्यवहार के पैटर्न और बोलने के तरीके का अध्ययन किया, अपने भेष की तैयारी की प्रक्रिया सुचारू रूप से चली, लेकिन बंकर के अंदर की हवा हमेशा तनाव से भरी रहती थी। वे केवल बदला लेने की तैयारी नहीं कर रहे थे, वे दुनिया पर राज करने वाले एक विशाल अपराध के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे थे। एक ऐसा युद्ध जिससे वे शायद वापस ना आ सकें। एक विशाल के खिलाफ। ऑपरेशन से 2 दिन पहले सभी तैयारियां पूरी हो गईं। रोहन द्वारा बनाए गए विशेष मुखौटे इतने विस्तृत थे कि उन्हें असली व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता था, और विक्रम द्वारा प्राप्त किए गए हथियार, साइलेंसर और विशेष गोला बारूद के साथ पूर्ण थे। तीनों लोग अंतिम ऑपरेशन योजना की जांच करने के लिए स्क्रीन के सामने इकट्ठा हुए। सफलता की संभावना क्या है? अंजलि ने धीरे से पूछा। रोहन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अपना मुंह खोला, यह मानते हुए कि सब कुछ योजना के अनुसार चलता है। 10% से कम। 10%, एक निराशाजनक आंकड़ा, लेकिन कोई भी डगमगाया नहीं। उनके लिए सफलता की संभावना महत्वपूर्ण नहीं थी, यह कुछ ऐसा था जो करना ही था, और अगर वे असफल हो जाते और मर जाते तो कोई पछतावा नहीं होता। 10% काफी है, विक्रम ने धीरे से कहा, मरने के लिए एक उपयुक्त अवसर। उसके शब्द सुनकर रोहन और अंजलि भी थोड़ा मुस्कुराए। डर और तनाव के बीच एक अजीब दोस्ती और दृढ़ संकल्प ने उन तीनों को मजबूती से बांध दिया था। बदले की योजना पूरी हो गई थी, अब बस सीधे उस नरक में चलना बाकी था जहां गहरे समुद्र का राक्षस रहता था। ऑपरेशन से पहले की रात ठिकाने में हवा तूफान से पहले की शांति की तरह भारी थी। कल इसी समय वे शायद दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर होंगे, या शायद ठंडी लाश बन चुके होंगे। मौत का डर बंकर के अंदर एक पतली धुंध की तरह मंडरा रहा था। रोहन वर्मा पूरी रात अपने कंप्यूटर के सामने जागता रहा,
किसी चीज में डूबा हुआ। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर फुर्ती से नाच रही थीं। वह द्वीप की सुरक्षा प्रणाली में घुसपैठ करने की अंतिम तैयारी कर रहा था। उसकी पीठ झुकी हुई थी और मॉनिटर की रोशनी में प्रतिबिंबित उसका चेहरा एक गंभीर अभिव्यक्ति दिखा रहा था। वह टीम की आंखों, कानों और जीवन के लिए जिम्मेदार था। उसके कंधों पर जिम्मेदारी बहुत भारी थी। विक्रम सिंह राठौड़ गोदाम के एक कोने में उन हथियारों की जांच कर रहा था जो उसने तैयार किए थे। साइलेंसर वाली पिस्तौल, विशेष रूप से बनाए गए मिनी बम और एक तेज सैन्य चाकू। एक मैकेनिक की बारीकी के साथ जो मशीनों को संभालता है, उसने सभी उपकरणों को खोला, तेल लगाया और फिर से जोड़ा। उसके हर स्पर्श में कल की लड़ाई के लिए एक ठंडा दृढ़ संकल्प था। हथियार उसके शरीर का एक हिस्सा थे, जीवित रहने का एकमात्र साधन। आग्नेयास्त्रों के ठंडे स्पर्श को महसूस करते हुए उसे अपने शहीद हुए साथियों के चेहरे याद आए। इस बार वह निश्चित रूप से उनकी अन्यायपूर्ण मौतों का बदला लेगा। उसने चुपचाप शपथ ली। अंजलि मेज पर बैठी नकली आईडी और पार्टी के निमंत्रण को देख रही थी। कल से वह अब अमेरिकी नौसेना की अधिकारी अंजलि शर्मा नहीं होगी, बल्कि एक भ्रष्ट हथियार व्यापारी की युवा पत्नी एलेना होगी। उसने आईने के सामने एलेना की अभिव्यक्ति और बोलने के तरीके का अभ्यास किया। घमंडी, जैसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन एक ऐसी आभा के साथ जो किसी को भी उसे कम आंकने नहीं देती। यह उसके असली स्वभाव से बहुत अलग चरित्र था, लेकिन जीवित रहने के लिए उसे पूरी तरह से अभिनय करना था। उसने अपने पिता की तस्वीर वाले छोटे लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। पिताजी, मुझे देखो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा बदला लूंगी। आधी रात के बाद रोहन अंततः अपनी कुर्सी से उठा। तैयारी पूरी हो गई है। उसकी आवाज थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। अब हमने वह सब कुछ कर लिया है जो हम कर सकते हैं, बाकी हम भाग्य पर छोड़ देते हैं। विक्रम ने भी अपने हथियारों की जांच पूरी कर ली थी और उसके पास आ गया था। अंजलि भी अपनी कुर्सी से उठ गई। वे तीनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। पिछले कुछ पार्ट ने भी एक दूसरे को दूर, तो आज तक दिनों में वे एक मजबूत बंधन से बंध गए थे, जो साथियों से कहीं ज्यादा था। वे एक ही घाव साझा करने वाले और एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले साथी थे। क्यों न हम आखिरी बार पिएं? रोहन ने धूल भरी अलमारी से व्हिस्की की एक बोतल और 3 पुराने गिलास निकाले। यह पहली बार है जब मैंने इसे उस दिन के बाद खोला है। उस दिन, ऐसे शब्द जिन्हें हर कोई बिना किसी स्पष्टीकरण के समझ सकता था, जिस दिन उन्होंने सब कुछ खो दिया था। रोहन ने प्रत्येक गिलास में व्हिस्की डाली। सुनहरे पीले रंग का तरल गिलास के अंदर शांति से हिल रहा था। हमारे शहीद हुए साथियों के लिए, विक्रम ने धीमी आवाज में अपना गिलास उठाया। और हमारे लिए जो निश्चित रूप से जीवित वापस आएंगे, रोहन ने जोड़ा। बदले के लिए, अंजलि ने अंत में कहा। तीनों गिलास हवा में टकराए। खनक की आवाज शांत बंकर के अंदर गूंज उठी। उन्होंने बिना कुछ कहे एक ही घूंट में व्हिस्की पी ली। जलती हुई शराब गले से नीचे उतर गई, जैसे जमे हुए शरीर और दिमाग को थोड़ा पिघला रही हो। अपना गिलास रखने के बाद विक्रम अंजलि के पास गया। वह एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर धीरे से उसकी कमर में हाथ डाला। तुम डर रही हो? उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से गर्म थी। थोड़ा, अंजलि ने ईमानदारी से जवाब दिया। वह एक सख्त सैनिक थी, लेकिन वह मौत के डर के सामने शांत नहीं रह सकती थी। लेकिन डर के अलावा मैं यह सोचकर भी उत्साहित हूं कि अंततः मैं अपने पिता का बदला ले सकूंगी। यह जरूर होगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो। विक्रम के शब्दों में एक मजबूत विश्वास था। उसकी बाहें चौड़ी और मजबूत महसूस हो रही थीं। अंजलि चुपचाप उसकी छाती पर झुक गई। उसकी दिल की धड़कन मजबूत और नियमित महसूस हो रही थी। इसे सुनकर अजीब तरह से उसका दिल शांत हो गया। उन दोनों के बीच दोस्ती से ज्यादा गहरी और कोमल भावनाएं बह रही थीं। चाहे वह प्यार हो या चरम स्थिति के बीच पनपी दोस्ती, कोई नहीं जानता था। लेकिन निश्चित रूप से वे एक दूसरे के लिए अविभाज्य अस्तित्व बन गए थे। रोहन, जो यह दृश्य देख रहा था, चुपचाप हट गया। वह उन दोनों की भावनाओं को समझ सकता था। मौत के कगार पर खड़े मनुष्यों का एक दूसरे में सांत्वना खोजना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। उसने एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया और बंकर के वेंटिलेशन छेद के नीचे खड़ा हो गया। सफेद सिगरेट का धुआं अंधेरे में घुल गया। उस धुएं के पीछे उसने उन साथियों के चेहरों की कल्पना की जो उस दिन उसके साथ मारे गए थे। माफ करना दोस्तों, बहुत देर हो गई।
लेकिन जल्द ही मैं तुम्हारा कर्ज वसूलने आऊंगा। बस थोड़ी देर और इंतजार करो। इस तरह तूफान से पहले की रात बीत गई। तीनों ने अपनी आखिरी रात अपने अपने तरीके से बिताई। किसी ने बदला लेने का संकल्प लेते हुए हथियार जांचे, किसी ने दिल को मजबूत करने के लिए अतीत को याद किया, और किसी ने डर पर काबू पाने के लिए शारीरिक गर्मी साझा की। जैसे ही भोर हुई, उन्होंने सभी तैयारियां पूरी की और बंकर छोड़ दिया। एक पुरानी वैन में उनके चेहरे पर अब कोई डर या संदेह नहीं था। जो बचा था वह केवल एक ठंडा और तेज दृढ़ संकल्प था। कार अंधेरे में चुपचाप काल चक्र के दिल की ओर बढ़ रही थी। दुनिया अभी भी गहरी नींद में सो रही थी और कोई नहीं जानता था कि इस छोटी सी वैन के अंदर के 3 लोग उस तूफान का केंद्र बनेंगे जो एक विशाल साम्राज्य के भाग्य को हिला देगा। मृत्यु का आंसू की ओर जाने वाला लग्जरी क्रूज जहाज विलासिता का शिखर था। डेक पर शैंपेन नदियों की तरह बह रही थी और दुनिया भर से धन और शक्ति के प्रतीक झूठी मुस्कान साझा करते हुए एक दूसरे के लालच की पुष्टि कर रहे थे। विक्रम और अंजलि उनके बीच ऐसे घुल मिल गए जैसे कुछ भी ना हो। विक्रम एक स्विस बैंक के गुप्त संपत्ति प्रबंधक श्री खन्ना के रूप में भेस बदले हुए था। एक शानदार कस्टम मेड सूट और एक विशेष मुखौटा जो उसके चेहरे की मांसपेशियों की सबसे सूक्ष्म हरकतों को बदल देता था, ने उसे पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति बना दिया था। वह चुपचाप अपनी शैंपेन पीते हुए अपने आसपास के लोगों की हरकतों पर पैनी नजर रखे हुए था। उसकी आंखों ने विलासिता और पाखंड के पीछे छिपी सतर्कता और संदेह को नहीं छोड़ा। अंजलि रूस के एक नए अमीर की बिगड़ैल पत्नी रिया बन गई थी। एक ग्लैमरस ड्रेस और महंगे गहनों के साथ वह लोगों के साथ ऊबे हुए भाव से पेश आ रही थी। उसकी सुंदरता बहुत आकर्षक थी और कई पुरुष उसके पास आ रहे थे। वह उनकी पहुंच को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त रूप से मुस्कुराती और नखरे करती थी। उसकी भूमिका ध्यान आकर्षित करने के साथ साथ किसी ऊबे हमारी पड़ी करती थी और उसकी भूमिका ध्यान के साथ आ रही थी का भी संदेह पैदा न करना था। ईयरपीस सुनो, अब से संचार चैनल खुला है। मेरी आवाज के अलावा सब कुछ शोर के रूप में संसाधित किया जाएगा। उनके कानों में लगे सुपर छोटे ईयरपीस से रोहन की आवाज सुनाई दी। यह चैपलिन अच्छी तरह से प्राप्त हुआ, विक्रम ने धीरे से जवाब दिया। चैपलिन उसके छद्म पहचान के अनुरूप एक कोड नेम था। यहां मैरी स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है। अंजलि ने भी कॉकटेल ऑर्डर करने का नाटक करते हुए जवाब दिया। जैसे ही क्रूज जहाज द्वीप के घाट के पास पहुंचा, कड़ी सुरक्षा दिखाई देने लगी। काले सूट में पहरेदार हर जगह तैनात थे और उनकी आंखों में ठंडक थी जो पार्टी के खुशनुमा माहौल के अनुकूल नहीं थी। पहला द्वार, पहचान सत्यापन प्रक्रिया। मुखौटे का डेटा मैंने सर्वर में डाल दिया है, लेकिन एहतियात के तौर पर जितना हो सके स्वाभाविक रूप से व्यवहार करो। रोहन की आवाज में तनाव था। वे दोनों अन्य मेहमानों के साथ क्रूज जहाज से उतरे। सत्यापन तालिका के सामने अपनी बारी का इंतजार करते हुए अंजलि ने जानबूझकर ठोकर खाने का नाटक किया और विक्रम के हाथ पर झुक गई। ओह माफ करना, लगता है मैंने बहुत ज्यादा शैंपेन पी ली है। उसकी नखरेली आवाज ने एक पल के लिए आसपास के लोगों का ध्यान खींचा। इस बीच विक्रम ने सत्यापन अधिकारी को पार किया और सुपर छोटे स्कैनर से उसके गले में लटके एक्सेस कार्ड को तेजी से स्कैन किया। यह एक अतिरिक्त कुंजी थी जिसकी बाद में हवेली के अंदर जाने के लिए जरूरत पड़ेगी। थोड़ी देर बाद उनकी बारी आई। जब वे सत्यापन तालिका के सामने खड़े हुए तो एक छिपे हुए कैमरे ने उनके चेहरों को स्कैन किया। एक पल की खामोशी। विक्रम की पीठ पर ठंडे पसीने की एक धार बह गई। अगर रोहन की हैकिंग विफल हो जाती तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाता। सत्यापित श्री खन्ना, श्रीमती रिया, कृपया पार्टी का आनंद लें। सौभाग्य से सिस्टम ने उनकी छद्म पहचान को पूरी तरह से पहचान लिया। उन दोनों ने राहत की सांस ली और हवेली की ओर जाने वाली एक गोल्फ कार्ट पर चढ़ गए। हवेली कल्पना से भी ज्यादा बड़ी और भव्य थी। प्राचीन यूनानी मंदिर की याद दिलाने वाली इमारत पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी थी और इसका बगीचा दुर्लभ पौधों और कलाकृतियों से भरा था। लेकिन इस सुंदरता के पीछे मृत्यु की एक अदृश्य छाया घनीभूत रूप से मंडरा रही थी। हवेली के अंदर पहुंच गए। अब से त्रिदेव प्रणाली सक्रिय है। मेरे निर्देश के बिना कभी भी निर्धारित क्षेत्र से बाहर मत निकलना। रोहन से एक चेतावनी सुनाई दी। पार्टी हॉल धन और पतन का एक प्रदर्शन था।
दुनिया को चलाने वाले बड़े लोग नकाब पहनकर घुल मिल रहे थे, सड़े हुए सौदों को साझा कर रहे थे। विक्रम उनके बीच एक भूत की तरह घूम रहा था। आंतरिक संरचना, आपातकालीन निकास के स्थान, पहरेदारों की आवाजाही, सीसीटीवी के अंधे धब्बों का मानचित्रण कर रहा था। हवेली का नक्शा उसके दिमाग में तेजी से और सटीक रूप से बन रहा था। अंजलि ने जानबूझकर कुछ प्रभावशाली लोगों से संपर्क किया, मजाक किया और उनका ध्यान आकर्षित किया। उसकी सुंदरता और अभिनय एकदम सही थे और पुरुष उससे अपनी नजरें नहीं हटा सकते थे। वह पहरेदारों की नजरों को खुद पर बंद करने का एक महत्वपूर्ण कार्य कर रही थी। ठीक है, माहौल पक गया है, चलो शुरू करते हैं। मैरी, दूसरी मंजिल की पूर्वी छत पर जाओ, तुम्हें वहां थोड़ा हंगामा करना होगा। समझ गई? घोस्ट। अंजलि ने उसके पास आए एक बूढ़े व्यापारी का हाथ पकड़ा और स्वाभाविक रूप से दूसरी मंजिल की ओर चली गई। पूर्वी छत पर पहुंचने पर वह अचानक चिल्लाई और उस व्यापारी के गाल पर थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, बेशर्म बूहे। तुरंत माहौल गर्मा गया। पहरेदार तुरंत आए और सभी का ध्यान वहां केंद्रित हो गया। बहुत बढ़िया मैरी, एकदम सही समय। चैपलिन, अब पश्चिमी गलियारे के अंत में स्टाफ के गलियारे से अंदर जाओ। जब सभी की आंखें पूर्वी छत पर थीं, विक्रम पार्टी हॉल से एक छाया की तरह खिसक गया और पश्चिमी गलियारे की ओर भागा। गलियारे के अंत में एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक वाला दरवाजा था। 1 मिनट रुको, लॉक तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जब विक्रम दरवाजे के सामने खड़ा था तो उसके कान में रोहन के कीबोर्ड की जल्दबाजी भरी आवाज सुनाई दी। क्लिक। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया। विक्रम तेजी से अंदर घुस गया। स्टाफ का गलियारा पार्टी हॉल की विलासिता से अलग, ठंडा और अंधेरा था। वह रोहन के निर्देशों के अनुसार भूल भुलैया जैसे गलियारे से तेजी से आगे बढ़ा। आगे 10 मीटर पर 2 पहरेदार गश्त कर रहे हैं। वे 3 सेकंड में कोने में मुड़ेंगे। विक्रम ने अपने शरीर को दीवार से सटा लिया और अपनी सांस रोक ली। थोड़ी देर बाद 2 पहरेदार बातें करते हुए गुजरे। यह सुनिश्चित करने के बाद कि वे पूरी तरह से चले गए हैं, वह फिर से आगे बढ़ा। इस बीच अंजलि पहरेदारों से घिरी हुई थी, जैसे वह मुश्किल में हो। सच में कुछ नहीं हुआ। वह बूढ़ा आदमी बस थोड़ा नशे में था और उसने एक गलती की। उसने चतुराई से स्थिति को सुलझाया और पार्टी हॉल में लौट आई। उसका मिशन सफल रहा। उसने विक्रम को घुसपैठ करने के लिए महत्वपूर्ण समय दिया था। विक्रम अंततः एक वेंटिलेशन शाफ्ट के सामने पहुंचा जो भूमिगत की ओर जाता था। चैपलिन, उस वेंटिलेशन शाफ्ट से 3 मंजिल पर उतरो। सर्वर रूम ठीक उसके नीचे है। अब से मैं आंतरिक सीसीटीवी नहीं देख सकता। तुम्हें पूरी तरह से अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना होगा। समझ गया। विक्रम ने शांति से वेंटिलेशन शाफ्ट का कवर खोला और अपने शरीर को अंधेरे में उतारा। ठंडी धातु का स्पर्श और धूल की गंध ने उसे घेर लिया। वह बिना आवाज के नीचे उतरा। अब से असली युद्ध शुरू होता है। नकाब उतारने और तलवार निकालने का समय आ गया था। विक्रम के पैर, जो ठंडे स्टील के वेंटिलेशन डक्ट से नीचे उतरे थे, अंततः एक ठोस फर्श पर टिके। 3 मंजिल, हवेली के दिल तक जाने वाला रास्ता। यहां की हवा ऊपर से बिल्कुल अलग थी। नम, ठंडी और विशाल मशीनों से आने वाला एक निम्न पिच का कंपन दीवारों के माध्यम से महसूस हो रहा था। चैपलिन, स्थिति रिपोर्ट करो। रोहन की आवाज उसके कानों में चुभी। अब से उसे विक्रम के स्पष्टीकरण के आधार पर स्थिति को समझना था। वंश के स्पॉट स्पष्टीकरण की याद। 3 मंजिल गलियारा, चारों ओर कंक्रीट की दीवारें। रास्ता केवल एक तरफा है। आगे लगभग 50 मीटर पर एक लाल किरण दिखाई दे रही है जो इंफ्रारेड डिटेक्शन सेंसर लगती है। धिक्कार है, सुरक्षा अनुमान से ज्यादा कड़ी है। रुको, कुछ भी मत छुओ। रोहन ने घबराहट में त्रिदेव प्रणाली के सर्किट आरेख का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। उसने सेंसर में जाने वाले बिजली के डेटा को पाया और एक क्षणिक अधिभार पैदा करने के लिए एक कोड डाला। अब से सेंसर 3 सेकंड के लिए निष्क्रिय हो जाएगा। 3, 2, 1, भागो। जैसे ही रोहन की उलटी गिनती खत्म हुई, लाल किरण एक पल के लिए गायब हो गई। विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी ताकत से गलियारे में दौड़ लगाई। ठीक उसी समय जब उसका शरीर सेंसर क्षेत्र से गुजरा, लाल किरण उसके पीछे फिर से जल उठी। अगर वह आधा सेकंड भी देर करता तो अलार्म बज जाता। एक बहुत ही तनावपूर्ण क्षण। इस बीच पार्टी हॉल में अंजलि एक नए मिशन पर थी। मैरी,
मुख्य सीढ़ी के बगल में नियंत्रण कक्ष देखो। यह हवेली की रोशनी और ध्वनि को नियंत्रित करने वाला उपकरण है। जब मैं संकेत दूं तो वहां का मुख्य स्विच बंद कर देना। हम ध्यान भटकाने के लिए 5 सेकंड का बिजली गुल करेंगे। अंजलि स्वाभाविक रूप से नाचने का नाटक करते हुए नियंत्रण कक्ष के पास पहुंची। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसका चेहरा शांत मुस्कान बनाए हुए था। विक्रम भूमिगत में और गहराई तक बढ़ता रहा। अगली बाधा एक बड़ा स्टील का दरवाजा था। उस पर ध्वनि और आइरिस पहचान उपकरण थे। इसे सामने से नहीं भेदा जा सकता, कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। विक्रम ने ध्यान से अपने चारों ओर देखा और उसे दरवाजे के पास छत में एक छोटा निरीक्षण छेद मिला। छत में एक निरीक्षण छेद है, लगता है ऊपर से जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, वहां से ऊपर चढ़ो। योजना के अनुसार वह छेद शीतलन पाइप के गलियारे से जुड़ा हुआ है जो सर्वर रूम के ठीक ऊपर से गुजरता है। विक्रम ने अपने पैर दीवार पर रखे और निरीक्षण छेद का कवर खोलने के लिए उछला। अंदर घना अंधेरा था और आपस में लिपटे पाइपों से भरा था। वह घने अंधेरे में रेंगने लगा, केवल रोहन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करते हुए। मैरी, तैयार हो? 5 सेकंड में करो। तैयार। चैपलिन, लगभग पहुंच गया। तुम्हारे ठीक नीचे सर्वर रूम है। तुम्हें फर्श पर लगे वेंटिलेशन से नीचे उतरना होगा। कवर 4 बोल्ट से बंद है, इसे बिना आवाज के खोलना होगा। मैं मैरी को बिजली गुल करने का संकेत दूंगा। तुम उस अराजकता का फायदा उठाकर अंदर साथ निकलता है घुस जाना। सब कुछ एक पूर्व निर्धारित परिदृश्य की तरह चलने लगा। मैरी, अब। अंजलि ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पोशाक में छिपाए छोटे इंसुलेशन दस्ताने पहने और स्विच बंद कर दिया। धड़ाम। उस आवाज के साथ पार्टी हॉल की सभी बत्तियां बुझ गईं और संगीत बंद हो गया। लोग अचानक हुए अंधेरे से चिल्लाने लगे और पार्टी हॉल में तुरंत अराजकता फैल गई। यह क्या है? बिजली चली गई। पहरेदार मेहमानों को शांत करने के लिए जल्दबाजी में आगे बढ़े। ठीक उसी समय विक्रम ने अंधेरे में एक विशेष रूप से बनाए गए इलेक्ट्रिक पेचकश से बिना आवाज के वेंटिलेशन के बोल्ट खोले। उसने सावधानी से कवर उठाया और चुपचाप अपने शरीर को अंधेरे सर्वर रूम में उतारा। जब रस्सी से नीचे उतरते उसके पैर फर्श पर टिके तो पार्टी हॉल की बत्तियां फिर से जल उठीं। यह सब केवल 5 सेकंड में हुआ। सर्वर रूम के अंदर नीली रोशनी बिखेरते हुए सर्वर रैक भरे हुए थे। कूलिंग फैन की शोर भरी आवाज कानों में चुभ रही थी। सर्वर रूम में प्रवेश सफल। बहुत बढ़िया, अब असली काम शुरू होता है। केंद्रीय मेनफ्रेम को खोजो। सर्वर रूम को कारी में केंद्रीय मेनफ्रेम को खोजो। कछुए के खोल जैसा दिखने वाला काला सर्वर। तुम्हें उसमें मेरा बनाया हुआ प्रोग्राम डालना होगा। रोहन ने अपनी प्रतिकृति जैसा अपना हैकिंग प्रोग्राम विक्रम के ईयरपीस के माध्यम से भेजा। विक्रम ने अपनी कलाई पर लगे मल्टी फंक्शनल टर्मिनल को निकाला और उसे मेनफ्रेम के एक्सेस पोर्ट से जोड़ा। स्क्रीन पर जटिल फायरवॉल कोड दिखाई दिए। धिक्कार है, 5 परत वाला फायरवॉल, अनुमान से भी बदतर। मुझे समय खींचना होगा। रोहन ने एक बार फिर त्रिदेव प्रणाली को भ्रमित करना शुरू कर दिया। उसने हवेली के बाहर के मानव रहित गार्ड ड्रोन के सिस्टम में घुसपैठ की ओर कुछ ड्रोन को खराब कर दिया और वे आपस में टकरा गए। धड़ाम धड़ाम। हवेली के बाहर से विस्फोट की आवाज सुनाई दी। गार्ड बलों का रेडियो संचार घबराहट भरा होने लगा। बाहरी ड्रोन प्रणाली में समस्या है, संभवतः कोई घुसपैठिया है। कमांड रूम में एलेक्सी वोल्को के लिए भी एक आपातकालीन स्थिति थी। जब उनका सारा ध्यान बाहर की ओर था, रोहन ने घबराहट में फायरवॉल को भेदना शुरू कर दिया। पहला फायरवॉल टूटा, दूसरा, तीसरा, लेकिन उसकी हैकिंग चौथे फायरवॉल पर रुक गई। त्रिदेव ने उसकी घुसपैठ का पता लगा लिया था और उसे वापस ट्रैक करना शुरू कर दिया था। धिक्कार है, पकड़ा गया। 1 मिनट में मेरा स्थान उजागर हो जाएगा। चैपलिन, समय नहीं है। अंतिम फायरवॉल को भौतिक रूप से नष्ट करना होगा। कैसे? मेनफ्रेम के पीछे कूलिंग यूनिट देखो, वहां तरल नाइट्रोजन आपूर्ति वाल्व है। उसे जबरन खोलो ताकि सिस्टम तेजी से ठंडा हो जाए, तो अंतिम फायरवॉल अधिभार के कारण ढह जाएगा। विक्रम तुरंत मेनफ्रेम के पीछे भागा। एक लाल रंग का आपातकालीन वाल्व दिखाई दिया, लेकिन वह एक विशेष लॉक से सील था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सैन्य चाकू निकाला और लॉक के जोड़ को तोड़ने लगा। 30 सेकंड बाकी हैं, जल्दी करो। रोहन की आवाज और भी ज्यादा आग्रहपूर्ण हो गई। उसकी स्क्रीन पर एक लाल ट्रैकिंग सिग्नल दिखाई दे रहा था जो उसके स्थान के करीब आ रहा था। अंत में क्लैंग की आवाज के साथ लॉक टूट गया।
विक्रम ने पूरी ताकत से वाल्व घुमाया। शश की आवाज आई जब एक असाधारण ठंडी हवा बाहर निकली, पूरे सर्वर को सफेद पाले से ढक दिया। सफल, फायरवॉल ढह गया। मैं अभी डेटा भेज रहा हूं। रोहन ने अपनी बची हुई ताकत से एंटर बटन दबाया। काल चक्र के सभी अपराधों के रिकॉर्ड वाला डेटा पूरी दुनिया में फैलने लगा। उसी समय सर्वर रूम में अलार्म एक पागल की तरह बजने लगे। एक बड़े स्टील के दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनाई दी। विक्रम फंस गया था, लेकिन यह भी रोहन की अंतिम योजना थी। चैपलिन, ध्यान से सुनो, डेटा भेजना शुरू हो गया है। मेरा मिशन पूरा हो गया है। वे जल्द ही इस जगह पर धावा बोलेंगे। मैं उस जगह जा रहा हूं जहां हमारे साथी इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें जीवित रहना होगा और वोल्कोव का सिर काटना होगा। मैरी का ख्याल रखना। रोहन, तुम्हारा क्या मतलब है? यह एक आदेश है कमांडर, अंतिम आदेश। क्रैक। रोहन के साथ संचार कट गया। विक्रम चिल्लाया। रोहन ने उसे अंतिम अवसर देने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। उसने अपने आंसू निगले और सर्वर रूम से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए चारों ओर देखा। अदृश्य युद्ध समाप्त हो गया था। अब से खून और गोलियों से भरे दृश्यमान युद्ध की शुरुआत थी। रोहन द्वारा भेजा गया डेटा एक विशाल तूफान बन गया, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जैसे ही काल चक्र फाइल्स नामक डेटा प्रमुख मीडिया के सर्वरों पर प्राप्त हुआ, दुनिया की अदृश्य सच्चाई फटने लगी। दुनिया भर के लोगों के स्मार्टफोन पर आपातकालीन समाचार सूचनाएं बजने लगीं और अपने नियमित प्रसारण को रोकने वाले समाचार चैनलों ने चौंकाने वाली खबर प्रसारित करने की होड़ लगा दी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन काल चक्र का असली रूप उजागर। पूर्व राजनेता, व्यापारी और उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी शामिल होने का संदेह। विभिन्न देशों की सरकारों ने आपातकालीन सुरक्षा बैठकें की और काल चक्र से जुड़े लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए। काल चक्र फाइल्स में अवैध हथियार व्यापार, युद्ध भड़काने, हत्या, वित्तीय अपराधों और अन्य के ठोस सबूत थे। सच्चाई की आग अनियंत्रित रूप से भड़क उठी। दुनिया में अराजकता फैल गई और काल चक्र का नाम पल भर में दुनिया के सबसे बुरे शैतान का पर्याय बन गया। उस समय मृत्यु का आंसू द्वीप नरक में बदल गया था। पार्टी में शामिल बड़े लोगों ने समाचारों में अपने नाम देखे, घबरा गए और द्वीप छोड़ने के लिए हाथापाई करने लगे। पार्टी हॉल में अफरा तफरी मच गई और सुरुचिपूर्ण पार्टी जीवित रहने के लिए एक लड़ाई का मैदान बन गई। सभी निकास मार्गों को नियंत्रित करो। इस द्वीप को पूरी तरह से अवरुद्ध करो। भूमिगत कमांड रूम में एलेक्सी वोल्कोव ने गुस्से से चिल्लाया। उसकी शांत मुस्कान बहुत पहले ही गायब हो गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस त्रिदेव प्रणाली पर वह भरोसा करता था, उसे भेदा जा सकता है और उसका साम्राज्य पल भर में ढह सकता है। सर्वर रूम का क्या? घुसपैठिए को अंदर ही अलग थलग कर दिया गया है, सर। लेकिन हम डेटा रिसाव को नहीं रोक सके। अत्यधिक शीतलन के कारण सर्वर वर्तमान में पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके अधीनस्थ की रिपोर्ट ने वोल्कोव को आपा खो दिया और उसने मुट्ठी से मॉनिटर पर प्रहार किया। उस घुसपैठिए को अभी ढूंढो, उसे टुकड़े टुकड़े कर दो। इस बीच पार्टी हॉल में मची अफरा तफरी के बीच अंजलि आश्रय की तलाश करते हुए विक्रम से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। चैपलिन, चैपलिन, जवाब दो, क्या हुआ? लेकिन उसके ईयरपीस से केवल स्थिर आवाज आ रही थी। विक्रम की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। रोहन के अंतिम शब्दों को याद करते हुए उसे सबसे बुरे का पूर्वाभास हुआ और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी पोशाक फाड़ दी ताकि वह आसानी से चल सके और अपनी जांघ में छिपी एक छोटी पिस्तौल निकाली। मैरी अब मर चुकी थी। जो बचा था वह केवल बदला लेने की शपथ लेने वाली सैनिक अंजलि शर्मा थी। सर्वर रूम में फंसा विक्रम बंद स्टील के दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा थोड़ा भी नहीं हिला। उसे रोहन के अंतिम शब्द याद आए, जीवित रहो और वोल्कोव का सिर काटो। वह हार नहीं मान सकता था। उसने चारों ओर देखा और तरल नाइट्रोजन आपूर्ति पाइप पाया जिसे उसने नष्ट कर दिया था। उसने पाइप के जोड़ को अलग किया और शेष तरल नाइट्रोजन को स्टील के दरवाजे के इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर गहन रूप से छिड़का। थस, धातु के तेजी से ठंडा होने और जमने की आवाज आई। लॉक के चारों ओर सफेद पाला दिखाई दिया। उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी। धड़ाम। कई बार टकराने के बाद कमजोर हुआ लॉक टूट गया और दरवाजा एक गड़गड़ाहट के साथ खुल गया। दरवाजे के बाहर अलार्म के कारण आए भाड़े के सैनिक पहले से ही अपनी बंदूकें ताने हुए थे। हाथ ऊपर,
अपने हथियार फेंक दो। विक्रम ने संकोच नहीं किया। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर कूदा, उसने अपने दोनों हाथों में पिस्तौल से गोली चलाई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, संकरे गलियारे में गोलियों की आवाज गूंज उठी। विशेष बलों के समय की उसकी प्रवृत्ति पूरी तरह से जाग चुकी थी। उसकी हरकतें अप्रत्याशित थीं और उसकी गोलीबारी घातक और सटीक थी। एक पल में 3 या 4 भाड़े के सैनिक गिर गए। गोलियों की आवाज सुनकर और भी भाड़े के सैनिक आने लगे। विक्रम एक आश्रय के पीछे छिप गया और मैगजीन बदली। वह रोहन के बलिदान से मिले अवसर को बर्बाद नहीं कर सकता था। उसे उस कमांड रूम की ओर बढ़ना था जहां एलेक्सी वोल्कोव था। अंजलि भी पहली मंजिल पर लड़ रही थी। वह अराजकता के बीच द्वीप से भागने की कोशिश कर रहे मेहमानों के बीच घुल मिल गई और उसे रोकने की कोशिश कर रहे पहरेदारों पर गोली चलाई। उसकी गोलीबारी भी सटीक और शांत थी, एक जिंगिंग अधिकारी की तरह। सब हट जाओ, अगर मरना नहीं चाहते। वह गोली चलाते हुए भूमिगत की ओर जाने वाली सीढ़ी की ओर भागी। उसे पूर्वाभास था कि विक्रम वहां है। भूमिगत गलियारा तुरंत एक युद्ध के मैदान में बदल गया। विक्रम आश्रय बदलते हुए आगे बढ़ा और दुश्मन उसकी असाधारण युद्धक शक्ति के सामने सूखी पत्तियों की तरह गिर रहे थे। लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उसके शरीर पर छोटे छोटे घाव बढ़ने लगे। जब वह दुश्मनों की संख्या से घिर गया और खतरे में था, तो उसके पीछे से एक और गोली की आवाज सुनाई दी। धड़ाम धड़ाम, विक्रम को निशाना बनाने वाले 2 भाड़े के सैनिक सिर में गोली लगने से गिर गए। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा और वहां अंजलि हाथ में पिस्तौल लिए खड़ी थी। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती, उसने हांफते हुए कहा। उसकी फटी हुई पोशाक और खून से सना चेहरा अस्त व्यस्त था, लेकिन उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत चमक रही थीं। कैप्टन, विक्रम के होठों पर एक संक्षिप्त मुस्कान आई। एक विश्वसनीय सहयोगी के साथ पुनर्मिलन। अब चलो इसे खत्म करते हैं। वे दोनों एक दूसरे की पीठ सटाकर खड़े हो गए और चारों ओर से आने वाले दुश्मनों पर अपनी बंदूकें तान दी। वे एक आदर्श टीम थे। अगर विक्रम सामने के दुश्मनों को खत्म करता, तो अंजलि उसके अंधे धब्बे की रक्षा करती, जैसे कोई साथी जो कई बार एक साथ अभ्यास कर चुका हो। उनकी हरकतें बिना किसी गलती के समकालिक थीं। अंत में वे कमांड रूम के बड़े दरवाजे के सामने पहुंचे। एलेक्सी वोल्कोव, दरवाजा खोलो, तुम्हारा साम्राज्य खत्म हो गया है, विक्रम चिल्लाया। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बजाय दरवाजे के बगल में लगे स्पीकर से वोल्कोव की व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी। अद्भुत, मेरे साम्राज्य को नष्ट करने वाले चूहे सिर्फ 2 हैं, लेकिन खेल यहीं खत्म होता है। उसी समय गलियारे के दोनों सिरों से भाड़े के सैनिकों की नई इकाइयां दिखाई दी। वे पूरी तरह से सशस्त्र जिंगिंग इकाइयां थीं। पिछले भाड़े के सैनिकों से अलग वे दोनों पूरी तरह से घिर गए थे। जल्द ही गैस छिड़की जाएगी। वहीं धीरे धीरे और तड़प तड़प कर देखा। मरो, मुझे अपना नया साम्राज्य बनाने जाना है। वोल्कोव की आवाज के साथ छत में लगे वेंटिलेशन से एक धुंधली सी धुआं निकलने लगी। सच्चाई की आग ने दुनिया को रोशन कर दिया था, लेकिन आग जलाने वाले 2 लोग अब जहरीली गैस के बीच बुझने के खतरे में थे। जैसे ही जहरीली गैस गलियारे में भरने लगी, विक्रम और अंजलि की सांसें भारी हो गईं। उनकी दृष्टि धुंधली हो गई और उनके सिर ऐसे दर्द कर रहे थे जैसे फटने वाले हों। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे कुछ ही मिनटों में चेतना खो देंगे। वोल्कोव हेलीपैड पर भागेगा, अंजलि ने दीवार के सहारे झुककर बड़ी मुश्किल से कहा। हमें इसे तोड़ना होगा। विक्रम ने बचा हुआ अंतिम मिनी बम निकाला। वह बम कमांड रूम के दरवाजे को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था, लेकिन कोई और विकल्प नहीं था। उसने बम को दरवाजे पर नहीं, बल्कि बगल की कंक्रीट की दीवार पर लगाया जो पतली लग रही थी। पीछे हटो, उसने अंजलि को खींचा और दूसरी तरफ छिप गया। धड़ाम, एक शक्तिशाली विस्फोट की आवाज के साथ दीवार का एक हिस्सा ढह गया। यह एक आदर्श रास्ता नहीं था, लेकिन एक छेद बन गया था जो एक व्यक्ति के रैंकर पार करने के लिए काफी बड़ा था। वह छेद कमांड रूम से नहीं, बल्कि बगल के आपातकालीन बिजली कक्ष से जुड़ा था। वे दोनों धुएं से बचने के लिए छेद से कूद गए और वहां उन्हें हवेली के पीछे हेलीपैड से जुड़ा एक गुप्त गलियारा मिला। वोल्कोव द्वारा भागने के लिए तैयार किया गया रास्ता। चलो, वे दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के अंधेरे गलियारे में भागे। गलियारे के अंत में एक हल्की रोशनी और हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। घूमते हुए हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर की आवाज। जब वे हेलीपैड पर पहुंचे तो एक काला हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला था और उसके सामने
एलेक्सी वोल्कोव अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ खड़ा था। जिद्दी कीड़े। वोल्कोव ने अपनी जीभ चटकाई और एक पिस्तौल निकाली। उसके चेहरे पर अब कोई व्यंग्य नहीं था, केवल ठंडी हत्या की मंशा भरी थी। मैं इसे खुद खत्म करूंगा। हेलीपैड पर अंतिम गोलीबारी हुई। विक्रम और अंजलि कंटेनर बक्सों के पीछे छिप गए और जवाबी गोलीबारी की, लेकिन वोल्कोव के अंगरक्षक, जो जिंगिंग सैनिक थे, ने असाधारण शक्ति के साथ गोलीबारी की। अंजलि, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हेलीकॉप्टर पर गोली चलाओ। अगर वह उड़ान भरने में सफल हो गया तो हम हार जाएंगे, विक्रम चिल्लाया। वह आश्रय से बाहर कूदा, अंगरक्षकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। गोलियां उसके गाल को छूकर निकलीं और उसकी बांह में धंस गईं। असाधारण दर्द ने उसके पूरे शरीर को भेद दिया, लेकिन वह रुका नहीं। उसकी बंदूक की नाल लगातार आग उगल रही थी, एक एक करके अंगरक्षकों को गिरा रही थी। इस बीच अंजलि ने सटीकता से निशाना साधना शुरू कर दिया। उसका लक्ष्य वोल्कोव नहीं था, बल्कि हेलीकॉप्टर के पूंछ वाले हिस्से में हाइड्रोलिक यूनिट थी, एक कमजोरी जो उसने अपने पिता द्वारा डिजाइन किए गए दूसरे मॉडल के हेलीकॉप्टरों में देखी थी। उसने अपनी सांस रोकी और ट्रिगर दबाया। धड़ाम, एक गोली। धड़ाम, दो गोलियां। तीसरी गोली हाइड्रोलिक यूनिट में एक छोटी सी दरार पर ठीक लगी। ब्लास्ट। उस आवाज के साथ हेलीकॉप्टर की पूंछ से चिंगारियां निकलीं। हेलीकॉप्टर ने अपना संतुलन खो दिया और डगमगाने लगा। धिक्कार है, पायलट ने घबराहट में चिल्लाया। उड़ान रद्द कर दी और आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश की। वोल्कोव की भागने की योजना पूरी तरह से विफल हो गई। अब हेलीपैड पर केवल विक्रम, अंजलि और एलेक्सी वोल्कोव बचे थे। अंतिम अंगरक्षक विक्रम की गोली से गिर चुका था। तुम लोग। वोल्कोव की आंखें नफरत से जल उठीं। वह उन दो लोगों को माफ नहीं कर सकता था जिन्होंने उसके साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। तुम लोग आखिर हो कौन? किस संगठन से हो? हम किसी भी संगठन से नहीं है, विक्रम ने अपनी घायल बांह को पकड़कर उठते हुए कहा। हम अतीत के भूत हैं जिन्हें तुमने रौंदा और मार डाला था। उस समय वोल्कोव ने विक्रम की नजर में कुछ पढ़ा। भारत की विशेष बल, जिसे उसने कुछ साल पहले अपने हाथों से नष्ट कर दिया था, उसके कमांडर की आंखों में भी वैसी ही नजर थी। तो ऐसा है, अभी भी एक चूहा बच गया था। मुझे उसे उस समय पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए था। वोल्कोव कड़वाहट से मुस्कुराया। और तुम निश्चित रूप से डॉ शर्मा की बेटी हो। तुम्हारी आंखें बिल्कुल उस बेवकूफ आदर्शवादी की आंखों जैसी हैं। उसके शब्दों ने अंजलि के गुस्से को भड़का दिया। वह चिल्लाई और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसे रोक लिया। यह आदमी मेरा काम है। विक्रम ने अपनी पिस्तौल फेंक दी और अपनी कमर से एक सैन्य चाकू निकाला। यह कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी। यह एक सैनिक का अपने शहीद हुए साथियों के सम्मान के लिए अंतिम द्वंद्व था। वोल्कोव ने भी अपनी पिस्तौल फेंक दी और अपनी जेब से एक खंजर निकाला। वह भी सोवियत संघ के विशेष बल स्पेट्सनाज़ से स्नातक एक राक्षस था। दोनों आदमी एक दूसरे पर झपटे। क्लैंग क्लैंग। चाकुओं के ब्लेड के टकराने की आवाज अंधेरे में बिजली की चमक की तरह फूट पड़ी। उन दोनों की हरकतें तेज और क्रूर थीं, जो मानव क्षमता की सीमाओं से परे थीं। महत्वपूर्ण बिंदुओं को निशाना बनाने वाले हमले बिना रुके एक दूसरे के खिलाफ हुए, और हर बार जब वे पतले अंतर से रोके गए तो उन दोनों के शरीर पर घाव बढ़ते गए। खून बहने के कारण विक्रम की हरकतें धीमी होने लगीं। वोल्कोव ने उस अवसर को नहीं छोड़ा। उसने विक्रम के कंधे पर लात मारी, उसे गिरा दिया और अपना चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। अंत में यह खत्म हो गया। चूहे। ठीक उसी समय जब वोल्कोव अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होकर व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया, विक्रम ने गिरते हुए अपनी अंतिम बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके वोल्कोव के चेहरे पर मुट्ठी भर मिट्टी फेंक दी। आर्ग। जब वोल्कोव एक पल के लिए दृष्टि खोने के कारण लड़खड़ाया, विक्रम उसकी बाहों में घुस गया और अपने हाथ में चाकू से उसने ठीक उसके दिल में छुरा घोंप दिया। उहक। वोल्कोव की आंखें फैल गईं। अविश्वास। उसने अपनी छाती में धन से चाकू के ब्लेड और विक्रम के चेहरे को बारी बारी से देखा। उसके मुंह से काला लाल खून निकला। यह नरक का स्वाद है, विक्रम ने उसके कान में फुसफुसाया। यह उसके शहीद हुए साथियों के लिए अंतिम लोरी थी। वोल्कोव का शरीर बिना किसी ताकत के पीछे गिर गया। दुनिया पर राज करने वाला विशाल अपराध, गहराई का शैतान इतने व्यर्थ तरीके से समाप्त हो गया। सब कुछ खत्म हो गया था। विक्रम वहीं बैठ गया। उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी और असाधारण दर्द ने उसे घेर लिया था। अंजलि रोते हुए उसकी ओर भागी और उसके शरीर को सहारा दिया। उसी समय
एक शक्तिशाली विस्फोट की आवाज आई जिसने जैसे पूरे द्वीप को हिला दिया। वोल्कोव द्वारा पहले से स्थापित आत्मविनाश उपकरण सक्रिय हो गया था। द्वीप जल्द ही आग का समुद्र बन जाएगा और सभी सबूतों के साथ डूब जाएगा। जल्दी उठो। अंजलि ने विक्रम को सहारा देकर आपातकालीन लैंडिंग वाले हेलीकॉप्टर की ओर ले गई। वह पायलट की सीट पर बैठी और इंस्ट्रूमेंट पैनल का संचालन करने लगी। तुम इसे उड़ा सकती हो, मेरे पिता ने मुझे सिखाया था। यह मॉडल नहीं, लेकिन सिद्धांत वही है। हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर फिर से जोर से घूमने लगे। पूरे द्वीप पर सिलसिलेवार विस्फोट हुए और आग आसमान में उठने लगी। ठीक उसी समय जब हेलीकॉप्टर सफलतापूर्वक उड़ान भरने और द्वीप छोड़ने में कामयाब हुआ, एक विशाल विस्फोट हुआ और पूरा द्वीप अंधेरे समुद्र में डूबने लगा। अपने जलते और ढहते साम्राज्य को पीछे छोड़कर वे दोनों अंधेरे में उड़ गए। उन्होंने सब कुछ खो दिया था और सब कुछ नष्ट कर दिया था। अब उनके लिए जो बचा था वह केवल एक दूसरे के घाव थे। जलते हुए द्वीप को छोड़कर उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर रात के आकाश में लड़खड़ा रहा था। अंजलि ने हताशा में नियंत्रण पकड़ रखा था, लेकिन पूंछ में क्षति के कारण विमान का शरीर लगातार बुरी तरह से हिल रहा था। इंस्ट्रूमेंट पैनल पर चेतावनी की बत्तियां लगातार चमक रही थीं। धिक्कार है, यह ज्यादा देर नहीं टिकेगा, वह चिल्लाई। विक्रम सह पायलट की सीट पर लेटा हुआ दर्द से कराह रहा था। बहुत ज्यादा खून बहने के कारण उसकी चेतना फीकी पड़ने लगी थी। धुंधली दृष्टि से उसने अंजलि की आकृति को देखा जो दृढ़ता से नियंत्रण पकड़े हुए थी। उसके बिना वह निश्चित रूप से जलते हुए द्वीप पर वोल्कोव के साथ मर चुका होता, निकटतम भूमि पर। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, मुझे पता है, लेकिन ईंधन भी लगभग खत्म हो गया है। स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। वे विशाल समुद्र के बीच में फंसे हुए थे। द्वीप से बाहर निकलना एक चमत्कार था, लेकिन वह चमत्कार जल्द ही खत्म होने वाला था। उसी समय विक्रम की जेब से एक हल्का कंपन महसूस हुआ। दिमाग द्वारा आखिरी बार दिया गया आपातकालीन सैटेलाइट फोन। उसने अपनी बची हुई ताकत लगाकर फोन का जवाब दिया, कमांडर। दूसरी तरफ से एक अविश्वसनीय आवाज सुनाई दी, दिमास वर्मा की आवाज, जिसे वह मरा हुआ समझता था। दिमास, तुम अभी भी जीवित हो? कहानी बाद में। अभी मुझे तुम्हारी स्थिति जाननी है। मैंने तुम्हारे फोन का जीपीएस चालू कर दिया है। 5 मिनट तक टिके रहो, मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा। दिमास जीवित था। वह काल चक्र के हमले से पहले तैयार किए गए एक आपातकालीन मार्ग के माध्यम से अपने ठिकाने से भागने में कामयाब हो गया था। उसने विक्रम को समय देने के लिए खुद को एक चारे के रूप में बलिदान कर दिया था और साथ ही अंतिम क्षणों में जीवित रहने का एक रास्ता खोज लिया था। दिमाग की आवाज ने उनकी लगभग बुझ चुकी उम्मीदों को फिर से जला दिया। अंजलि ने अपने दांत भींचे और विमान को स्थिर करने के लिए पूरी ताकत से कोशिश की। 5 मिनट अनंत काल की तरह लगे। अंत में हेलीकॉप्टर के इंजन ने एक अजीब आवाज निकाली और बंद हो गया। सारी बिजली कट गई और विशाल लोहे के ढेर जैसा विमान का शरीर समुद्र में गिरने लगा। कसकर पकड़ो, अंजलि चिल्लाई। उसने आखिरी समय तक नियंत्रण नहीं छोड़ा। टक्कर को कम करने के लिए विमान की स्थिति को नियंत्रित किया। बयूर, एक शक्तिशाली टक्कर के साथ हेलीकॉप्टर समुद्र पर आपातकालीन लैंडिंग कर गया। ठंडा समुद्री पानी तेजी से केबिन के अंदर आने लगा। विक्रम चेतना खोने से ठीक पहले अंजलि का हाथ पकड़ा और टूटी हुई खिड़की के माध्यम से बड़ी मुश्किल से विमान से बाहर निकला। वे दोनों ठंडे रात के समुद्र में तैर रहे थे, टूटे हुए हेलीकॉप्टर के मलबे पर टिके हुए। उनके चारों ओर केवल घना अंधेरा था और हाइपोथर्मिया के कारण उनके शरीर की इंद्रियां सुन्न होने लगी थीं। उसी समय दूरी में एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी और भी करीब आती गई और थोड़ी देर बाद एक पुरानी मछली पकड़ने वाली नाव उनके सामने प्रकट हुई। हे, होश में आओ। नाव के ऊपर से एक बूढ़ा मछुआरा उनकी ओर चिल्लाया और एक रस्सी फेंकी। वह मछुआरा दिमाग द्वारा हैक किए गए एक संकट संकेत को प्राप्त करने के बाद आया था। उन दोनों ने रस्सी पकड़ने के लिए अपनी अंतिम बची हुई ताकत लगाई और मछुआरे की मदद से नाव पर खींच लिए गए। डेक पर लेटे हुए, चेतना खोने से ठीक पहले विक्रम ने अंजलि के चेहरे को देखा जो उसे चिंता से देख रही थी और दूरी में उगती हुई भोर को देखा। एक बुरे सपने जैसी लंबी और भयानक रात अंततः समाप्त हो गई। जब उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो वे एक अजनबी मछुआरों के गांव के एक छोटे से अस्पताल में थे, एक ऐसी जगह जिसे दिमाग ने पहले से व्यवस्थित किया था।
डॉक्टरों और नर्सों ने उनकी पहचान नहीं पूछी और केवल उपचार पर ध्यान केंद्रित किया। विक्रम कई दिनों तक गंभीर स्थिति में रहा। गोली के घाव, छुरा के घाव और बहुत ज्यादा खून बहने के कारण वह कई बार संकट से गुजरा। अंजलि ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा, दिन रात उसकी देखभाल की। उसका अपना शरीर भी घावों से भरा था, लेकिन उसके पास अपनी देखभाल करने का समय नहीं था। कुछ दिनों बाद विक्रम को अंततः होश आया। पहली चीज जो उसने देखी वह अंजलि का चेहरा था, जो बिस्तर के बगल में सो रही थी और उसका हाथ पकड़े हुए थी। सूरज की रोशनी उसके सुनहरे बालों पर चमक रही थी। उसने चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेरा। इस महिला के बिना वह निश्चित रूप से इस दुनिया में नहीं होता। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला और दिमास अंदर आया। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम्हारी हालत भी गंभीर है कमांडर। उसने एक मजाक किया, लेकिन उसकी आवाज में राहत थी। तुम खुद, मुझे लगा तुम मर गए हो। मैं दिमास हूं, इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। दिमास एक कुर्सी पर बैठ गया और बाहरी दुनिया से खबरें दी। काल चक्र पूरी तरह से ढह गया था। इसके प्रमुख लोग ज्यादातर पकड़े गए या उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनके द्वारा फैलाए गए डेटा ने दुनिया के राजनीतिक और आर्थिक नक्शे को पूरी तरह से बदल दिया था। दुनिया में बड़ी अराजकता फैल गई थी, लेकिन साथ ही सड़े हुए घावों को साफ करने का एक अवसर भी मिला था। तो हमारा क्या? विक्रम ने पूछा। बाहरी दुनिया में कुछ हमें नायक कहते हैं, कुछ हमें अराजकता फैलाने वाले आतंकवादी कहते हैं। अमेरिकी सरकार ने अनौपचारिक रूप से कैप्टन अंजलि की सेवाओं को स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही यह भी सूचित किया है कि उसका सेना में वापस लौटना असंभव है। तुम्हारा भी वही हाल है। भारतीय सरकार ने तुम्हारे अस्तित्व से इनकार कर दिया है। अंत में उन्हें फिर से दुनिया ने त्याग दिया। उन्होंने काल चक्र नामक विशाल अपराध को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन वे अजनबी बन गए जो कहीं भी हिस्सा नहीं बन सकते थे। हम अब भूत हैं, लोग जो इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। दिमास ने कड़वाहट से कहा। शायद यह सबसे अच्छा अंत है, विक्रम ने धीरे से जवाब दिया। उसे अब सम्मान या देश जैसी बड़ी चीजों की इच्छा नहीं थी। थका देने वाली लड़ाई खत्म हो गई थी और वह अब केवल सामान्य रूप से जीना चाहता था। उसी समय नींद से जागी अंजलि बातचीत में शामिल हो गई। अब हम क्या करेंगे? उसने विक्रम और दिमास को बारी बारी से देखते हुए पूछा। एक पल की खामोशी उन तीनों पर छा गई। अतीत राख बन गया था और भविष्य अनिश्चित था। उन्होंने सब कुछ खो दिया था, लेकिन साथ ही एक नया जीवन शुरू करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त की थी। जो बचा था वह केवल एक विकल्प था। किस नाम से, किस रूप में वे जिएंगे? अस्पताल से निकलने के बाद वे तीनों दिमास द्वारा तैयार किए गए एक और ठिकाने पर इकट्ठा हुए, एक दूर दराज के गांव में एक पुराना फार्म हाउस। वहां उन्होंने अपने भविष्य के जीवन पर चर्चा की। पहले हमें अपने अतीत को पूरी तरह से मिटाना होगा, दिमास ने अपना लैपटॉप खोलते हुए कहा। उसकी उंगलियां फिर से कीबोर्ड पर फुर्ती से चलने लगी। विक्रम सिंह राठौड़, अंजलि शर्मा और दिमास वर्मा आज से इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। सैन्य रिकॉर्ड, अस्पताल के रिकॉर्ड, बैंक खाते, सामाजिक सुरक्षा नंबर, सभी डिजिटल निशान मैं मिटा दूंगा। यह उनके अपने अस्तित्व को नकारने का एक कार्य था। उन्हें अपने हाथों से दशकों से बनाए गए जीवन के रिकॉर्ड को मिटाना था, लेकिन यह एक नए जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। उनके नाम बहुत ज्यादा खून और पीड़ा से बंधे हुए थे। दिमास ने कई रातें जागकर हैकिंग का काम किया। उसने दुनिया भर की सरकारी और संस्थागत सर्वरों को पार किया, एक भूत की तरह उनके निशान मिटाए। उसकी उंगलियों के सिरे पर विक्रम कर्तव्य में लापता हो गया और उसे मृत घोषित कर दिया गया। अंजलि शर्मा एक अप्रत्याशित दुर्घटना में शहीद घोषित कर दी गई। दिमास वर्मा जैसे कोई व्यक्ति जो कभी था ही नहीं, सभी रिकॉर्ड से गायब हो गया। अतीत को मिटाते समय उन तीनों ने अपने अपने तरीके से अपने पिछले जीवन को समेटा। विक्रम ने एकमात्र तस्वीर निकाली जो उसके पास थी, अपने पुराने साथियों के साथ एक तस्वीर जो चमकीले मुस्कुरा रहे थे। उसने तस्वीर में एक एक करके चेहरों पर हाथ फेरा, अपने दिल में अंतिम विदाई दी। अब शांति से आराम करो, तुम्हारा कर्ज मैंने चुका दिया है। उसने तस्वीर को जला दिया। तस्वीर को राख बनते हुए देखकर उसने महसूस किया कि उसकी लंबी बदला लेने की यात्रा अंततः समाप्त हो गई थी। अंजलि ने अपने पिता द्वारा छोड़े गए अंतिम पत्र के साथ मेज पर अपने पिता की विरासत की एक पुरानी कलम रखी। उस पत्र में लिखा था,
न्याय के लिए बहादुरी से लड़ो मेरी प्यारी बेटी, लेकिन बदले को अपने जीवन को खाने मत देना। अपनी खुद की खुशी खोजो। उसने चुपचाप रोते हुए अपने पिता का पत्र पढ़ा। उसने अपने पिता का बदला ले लिया था, लेकिन इस प्रक्रिया में एक सैनिक के रूप में अपना जीवन और सम्मान खो दिया था। लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। वह अब अपने पिता की अंतिम वसीयत के अनुसार अपनी खुद की खुशी खोजेगी। जिस दिन सभी डिजिटल रिकॉर्ड हटा दिए गए, दिमास ने उन्हें नई आईडी और पासपोर्ट दिए। ठीक है, अब तुम अर्जुन हो और तुम मीरा हो। एक साधारण व्यवसाय जोड़ा। मैं कबीर नामक एक फ्रीलांस प्रोग्रामर के रूप में जीऊंगा। नए नाम और पहचान अजीब और अटपटे लगे, लेकिन साथ ही एक नई शुरुआत के बारे में एक खुशी की किरण भी दी। काल चक्र के गुप्त खाते से मैंने थोड़ा सा धन निकाला है। हमारे जीवन भर जीने के लिए पर्याप्त है। हम इसे बराबर बांट लेंगे। दिमास ने कई यूएसबी स्टोरेज डिवाइस सौंपे। यह उनकी जान जोखिम में डालने वाली लड़ाई का एकमात्र प्रतिफल था। गंदा पैसा, लेकिन एक नए जीवन के लिए पूंजी भी। अब वास्तव में अलग होने का समय है। उन्हें अपने अपने रास्ते पर चलना था। कभी कभी हम संपर्क में रहेंगे। हाँ, दिमास ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, विक्रम ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। हम अब अजनबी हैं। यह हम सभी के लिए सबसे सुरक्षित है। अगर हम फिर से जुड़ते हैं तो कोई हमारे अतीत को खोदने की कोशिश कर सकता है। उसके शब्द ठंडे थे, लेकिन हर कोई जानता था कि यह सबसे अच्छा था। उनका बंधन बहुत गहरा था, लेकिन वह बंधन खुद एक खतरा बन सकता था। दिमास कड़वाहट से मुस्कुराया और सिर हिलाया। हाँ, तुम सही हो। धिक्कार है। क्या हमें ऐसे ही अलग होना पड़ेगा? उसने विक्रम को कसकर गले लगाया। मरना मत कमांडर। नहीं अर्जुन, खुशी से जियो। तुम भी कबीर। एक संक्षिप्त आलिंगन, लेकिन उसमें बहुत सारी भावनाएं थीं। एक साथी के साथ अंतिम विदाई जिसने जीवन और मृत्यु को एक साथ पार किया था। दिमास ने भी अंजलि को थोड़ा सिर झुकाया। तुम्हारे कारण मैं हिम्मत कर सका। धन्यवाद मीरा। तुम्हारे कारण हम बच सके। सावधान रहना कबीर। दिमास बिना पीछे मुड़े अपनी पुरानी कार में बैठ गया। विक्रम और अंजलि ने चुपचाप उस कार को दूर जाते हुए देखा, धूल का एक गुबार छोड़ते हुए। इस प्रकार उनका अंतिम साथी चला गया। अब उस फार्म हाउस में केवल वे दोनों बचे थे। एक अजीब खामोशी छा गई। हम कहां जाएंगे? अंजलि ने धीरे से पूछा। उसकी आंखों में भविष्य के लिए आशा और भय था। विक्रम। नहीं, अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। कहीं भी जहां लहरों की आवाज सुनाई दे और नमक की गंध आए, तेल की नहीं। कहीं भी चलेगा। उसके शब्द सुनकर मीरा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्हें अब अतीत से बंधे रहने की जरूरत नहीं थी। राख के ऊपर उन्हें अंततः पूरी स्वतंत्रता मिली थी। एक खाली कैनवास पर जिसे मिटा दिया गया था, वे दोनों अब एक साथ एक नई तस्वीर बनाएंगे। अर्जुन और मीरा दक्षिण की ओर बिना किसी लक्ष्य के चले। एक पुरानी कार में गुमनाम ग्रामीण सड़कों पर चलते हुए उन्होंने जानबूझकर अतीत को मिटा दिया। चाहे वे चमचमाते बड़े शहरों से गुजरे हों या शांतिपूर्ण ग्रामीण गांवों से, वे नहीं रुके। वे केवल समुद्र की ओर बढ़ रहे थे। कुछ दिनों बाद वे अंततः एक छोटे से मछुआरों के गांव में पहुंचे जो दुनिया के अंत जैसा था। एक ऐसी जगह जो नक्शे पर भी नहीं थी, जिसमें सफेद रेत का समुद्र तट और अंतहीन फैला हुआ नीला हरा समुद्र था। उस जगह पर जहां समय जैसे रुक गया हो, उन दोनों ने अपनी पुरानी कार रोक दी। लगता है यहां ठीक रहेगा, मीरा ने खिड़की के बाहर के दृश्य को देखते हुए धीरे से कहा। उसकी आवाज शांत लग रही थी, जैसे एक लंबी यात्रा के बाद आराम की जगह मिल गई हो। उन्होंने समुद्र तट के ठीक सामने एक छोटी सी पहाड़ी पर एक पुराना घर खरीदा। एक पुराना घर जिसका पेंट उखड़ा हुआ था और जो चरमराता था। लेकिन उन दोनों के लिए यह किसी भी शानदार महल से ज्यादा आरामदायक घर था। उन्होंने उस घर की मरम्मत एक साथ शुरू की। अर्जुन ने टपकती छत की मरम्मत की और एक नया चरमराता हुआ लकड़ी का फर्श लगाया। उसके हाथ अब हथियार नहीं पकड़ते थे या जटिल विमान इंजनों को नहीं छूते थे। इसके बजाय उसने हथौड़ा और आरी पकड़ी। अपनी पूरी ताकत एक नया निवास बनाने में लगा दी। मीरा ने फीकी पड़ी दीवारों को फिर से रंगा और छोटे से आंगन में बागवानी शुरू की। उसके हाथ अब पिस्तौल का ट्रिगर नहीं खींचते थे या जटिल ऑपरेशन के नक्शे नहीं देखते थे। इसके बजाय उसने मिट्टी को छुआ और बीज बोए, एक नया जीवन उगाया। उनका जीवन असाधारण रूप से सामान्य और नीरस था।
सुबह उठना, साथ में समुद्र तट पर टहलना, दिन में घर की मरम्मत करना या बागवानी करना। शाम को वे छत पर रॉकिंग चेयर में कंधे से कंधा मिलाकर बैठते, लाल होते सूर्यास्त को देखते। बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन खामोशी में वे एक दूसरे के दिलों को काफी महसूस कर सकते थे। लेकिन अतीत के घाव पूरी तरह से नहीं भरे थे। अर्जुन को अभी भी अक्सर बुरे सपने आते थे। अपने सपनों में वह एक जलते हुए युद्ध के मैदान के बीच में होता था और उसके मरे हुए साथियों की चीखें उसके कानों में गूंजती थीं। वह अक्सर ठंडे पसीने से जाग जाता था। हर बार ऐसा होने पर मीरा चुपचाप उसकी पीठ थपथपाती थी। उसके शरीर की गर्मी और कोमल स्पर्श किसी भी दवा से ज्यादा प्रभावी दर्द निवारक थे। मीरा भी कभी कभी खुले समुद्र को देखती, अपने विचारों में डूब जाती। उसे अपने पिता की याद आती थी और एक सैनिक के रूप में अपने जीवन की याद आती थी। सम्मान और जिम्मेदारी से भरे दिन, लेकिन वह तुरंत अपना सिर हिलाती थी। अब उसके बगल में अर्जुन था, वह अब अकेली नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे के निशानों को ठीक कर रहे थे। अर्जुन ने मीरा के कंधे पर छोटे छर्रों के निशान को सहलाया, उस पीड़ा के बोझ को समझा जो उसे उठाना पड़ा था। मीरा ने अर्जुन की भौं के ऊपर बने घाव को चूमा, उन नारकीय समयों को सांत्वना दी जिनसे वह गुजरा था। एक गहरी सहानुभूति के माध्यम से, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था, वे एक दूसरे को ठीक कर रहे थे। एक धूप वाली दोपहर, वे दोनों शांत लहरों को देखते हुए समुद्र तट पर कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे। तुम खुश हो? मीरा ने अचानक पूछा। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा। खुश, एक ऐसा शब्द जो उसे इतना अजीब और दूर का लगता था। मुझे नहीं पता, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। मुझे अभी भी नहीं पता कि खुशी कैसी होती है। लेकिन उसने मीरा का हाथ पकड़ा। लेकिन मुझे यह निश्चित रूप से पता है कि अभी तुम्हारे साथ होना मेरे जीवन का सबसे शांतिपूर्ण समय है। उसके रूखे कबूलनामे को सुनकर मीरा चमकीले मुस्कुराई। उसकी हंसी की आवाज लहरों की आवाज के साथ मिल गई, एक सुंदर संगीत की तरह समुद्र तट पर गूंज उठी। इतना ही काफी है, उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। वे दोनों ने और कुछ नहीं कहा, केवल एक दूसरे की गर्मी को महसूस करते हुए, लगातार सफेद झाग में टूटती लहरों को देखते हुए। उनका अतीत राख बन गया था और उनके नाम दुनिया से मिटा दिए गए थे। वे अब नायक, सैनिक या बदला लेने वाले नहीं थे। वे केवल एक दूसरे के घावों को भरते हुए जीने वाले एक साधारण प्रेमी प्रेमिका थे। क्षितिज के पार बहुत दूर सूरज डूब गया। काल चक्र की इतनी बड़ी छाया जो सब कुछ निगलने वाली लगती थी, अब उसकी जगह पर नहीं थी। उन दोनों की छाया लंबी हो गई, चुपचाप एक नई शुरुआत का वादा करने वाली शांत लहरों पर मिल गई। उनकी नई जिंदगी और नया प्यार लहरों की आवाज के बीच धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से गहरा होता जा रहा था। हाँ,